लास्ट क्लास में क्या किया था हम लोगों ने, नेशनल इनकम एंड इट्स मेजरमेंट वाला टॉपिक देखा था, दैट इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 12 एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें हमने देखा था जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसकी डिफरेंट मेथड्स क्या है, जीडीपी में क्या क्रिटिसिज्म हो सकता है, क्या खामियां हैं, ग्रीन जीडीपी क्या होती है, राइट, एक्सटर्नलिटीज वगैरह, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे कीवर्ड्स भी देखे थे। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सारी चीजें देखी थी। रियल इनकम, नॉमिनल इनकम, बेस ईयर से एडजस्टमेंट क्या होता है, बेस ईयर क्या होता है, कौन से ईयर को बेस ईयर माना था, ये सारे बेसिक्स हमने कब देखे थे, चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 ऑल्सो टॉक्स अबाउट इन्फ्लेशन, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी तो क्या रहती है, इन्फ्लेशन से एडजस्टेड रहती है कि नहीं, वहां पर इन्फ्लेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसके कारण जीडीपी कैसी दिखती है, डिफ्लेटेड, बढ़ी हुई दिखती है। उसको रियल जीडीपी पे एडजस्ट करते हैं थ्रू जीडीपी डिफ्लेटर। सो वहीं से एक नया टॉपिक निकल के आता है, इन्फ्लेशन। क्या टॉपिक निकल के आता है, इन्फ्लेशन नाम का टॉपिक निकल के आता है। अब ये इन्फ्लेशन होता क्या है, इन्फ्लेशन मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, महंगाई। सो ये महंगाई का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट कौन है, अपनी राजनंदिनी है, एकदम किडिंग कड़ांग। राजनंदिनी के कुछ डेली के खर्चे हैं या वो कुछ खर्चे करती है। फॉर एग्जाम्पल वो एक नोटबुक बाय करती है, दैट कॉस्ट 50 रुपीज। वो खाना वाना भी खाती है 30 रुपए एक टाइम का, तो 60 रुपए 2 टाइम का, क्योंकि हाफ थाली लगती है। वो कुछ पेट्रोल डीजल में भी खर्चा करती है, स्कूटी से आती है, और कुछ रेंट भरती है क्योंकि बाहर रहती है, राइट। अब मान लो इसमें से किसी भी एक चीज का प्राइस बढ़ जाता है। नोटबुक कितने की थी, 50 की। अब दुकानदार बोला नाउ आई वांट 60 रुपीज, तो हम क्या बोलेंगे, क्या आ गया, इन्फ्लेशन आ गया क्या, आंसर इज नो। ये तो क्या हुआ है, जनरल प्राइस राइज। ये सिर्फ क्या हुआ है, प्राइस राइज। इन्फ्लेशन का मतलब होता है, इन्फ्लेशन इज अ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर। मैक्रो इकोनॉमिक मतलब स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। इन्फ्लेशन कब मानेंगे, सिर्फ एक चीज की कीमत बढ़ी है तो हम बोलेंगे क्या हो गया है, प्राइस राइज। लेकिन अगर जनरल सभी चीजों में लगभग प्राइस बढ़ जाएगी तब हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन आया। फॉर एग्जांपल फूड भी इसका 60 नहीं बोले, अब कितने लगेंगे, 80। पेट्रोल अब 100 नहीं बोले, 120। रेंट अब 3 नहीं बोले, अब 5000। सो ये क्या हुआ, अगर सभी चीजों की प्राइस बढ़ जाती है तो वी कॉल इट इन्फ्लेशन, और अगर एक चीज की प्राइस बढ़ती तो क्या बोलते हैं हम उसको, प्राइस राइज। और सब चीजों की बढ़ती है तो बोलते हैं इन्फ्लेशन। इजी है, स्टूडेंट के एग्जांपल से अपन ने समझा इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन को मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग ट्रेंड है उनको पढ़ने के। तो ट्रेंड देखे मैंने यहाँ पर बना रखे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज दिस ग्लोबल इन्फ्लेशन। ग्लोबल इन्फ्लेशन क्या होता है, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में देखा था कि हमारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी है, बिकॉज वी ऑल्सो डू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, है ना। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें बाहर से बुलवाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जिनकी प्राइसेस पे हमारे आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल प्राइसेस ऑफ ऑयल, क्योंकि हम ज्यादातर ऑयल क्या करते हैं, अराउंड 80% ऑफ ऑयल को हम क्या करते हैं, इंपोर्ट। अगर ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है तो उसके कारण और भी बहुत सारी चीजों के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो क्या उसको आरबीआई इजीली कंट्रोल कर पाएगा, नहीं, बिकॉज वो क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल इन्फ्लेशन। फिर हम देखेंगे कि 1970s में एक इन्फ्लेशन आया था पूरे वर्ल्ड में, प्लस जो अभी इन्फ्लेशन चल रहा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। 1970s में मेनली इन्फ्लेशन आया था बिकॉज ऑफ ऑयल, ईरान इराक लड़ रहे थे उस समय, उसके कारण जो इन्फ्लेशन था, और आज के इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस है। इन्फ्लेशन के कुछ बेसिक्स देखेंगे, यही हम लोगों ने कल छोड़ दिया था कि WPI क्या होता है, ये CPI क्या होता है। WPI मींस होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI मींस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या होता है अभी 5 मिनट में बताता हूं। फिर उसके कुछ ट्रेंड देखेंगे कि WPI का ट्रेंड क्या है, उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहां जा रहा है, कन्वर्ज कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, डाइवर्ज कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें कहां देखेंगे, यहां। फिर देखेंगे कि ये जो ग्राफ है इनमें गैप क्यों बनता है, कि भाई CPI का ग्राफ बोले कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, WPI का कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। सो इनमें जो गैप बनता है वो क्यों बनता है, वो सारी चीजों को यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन क्या है। भाई आरबीआई भी कुछ एक्सपेक्ट करती होगी ना कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन कितना रहेगा, 2%, 4%, 6%, तभी तो वो अपनी पॉलिसीज को बना के इन्फ्लेशन को टारगेट करती है। इन्फ्लेशन इज गुड और बैड, गुड फॉर द इकोनॉमी। क्यों, इन्फ्लेशन है मतलब महंगाई है। महंगाई कब आती है, जब लोग चीजों की डिमांड करते हैं। डिमांड करते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, बोलते ना। सो इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी, लेकिन इन्फ्लेशन एक रेंज में रहे तो ही अच्छा है। बोले पेट्रोल 100 का 1000 रुपए हो जाए, दैट इज वेरी बैड। सो इन्फ्लेशन को एक रेंज में रखना है। सो आरबीआई किस रेंज में रखना चाहता है, 2 to 6%, मतलब उसको कितने पे मेंटेन करना चाहता है, अराउंड एवरेज 4% पे मेंटेन करना चाहता है। सो इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन आरबीआई के लिए क्या होती है, ये एंकर्ड और डी एंकर्ड क्या होता है, हार्ड लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है, वो सारी चीजें अपन कब पढ़ेंगे, आज की क्लास में। प्लस उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट कर देंगे, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। बड़ा आसान चैप्टर है, एक बार में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और लाइफ टाइम के लिए याद भी हो जाएंगी। सबसे पहले किससे शुरू करते हैं हम लोग, इन्फ्लेशन से।
इन्फ्लेशन की पहले एक शॉर्ट स्टोरी देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन कैसे मूव किया। थोड़े समय पहले क्या चल रहा था? कोरोना। क्या चल रहा था? कोरोना। कोरोना के समय डिमांड का क्या हुआ था? डिमांड वॉज सप्रेस्ड। क्यों? क्योंकि कोरोना के समय लोगों को एक चीज पता चली थी कि अभी जॉब चली गई है हम लोगों की, बोल सकते हैं ज्यादातर लोगों की। सो डिमांड कैसी थी? सप्रेस डिमांड। तो जब डिमांड सप्रेस रहती तो उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट पेंट अप डिमांड। सो बोल सकते हैं डिमांड कम थी तो बोलते हैं पेंट अप डिमांड कैसी थी? हाई थी। पेंट अप डिमांड का मतलब ही क्या होता है? सप्रेस डिमांड। सो सप्रेस डिमांड कैसी थी? हाई थी। तो बोला क्या पेंट अप डिमांड कैसी है? हाई है। लोग डिमांड कर रहे थे क्या चीजों की? नहीं। लेकिन लोगों के पास देखना गवर्नमेंट क्या अपनाने की कोशिश कर रही थी? एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। देखो कोरोना के समय डिमांड बहुत कम हो गई थी, बोल सकते हैं अगर डिमांड कम है इसका मतलब प्रोडक्शन भी क्या है? कम है। प्रोडक्शन कम है तो फैक्ट्रीज में लेबर की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। सो लेबरों को क्या कर दिया जाएगा? बाहर कर दिया जाएगा। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ेगा कोरोना के समय। गवर्नमेंट को यह चीज पता थी। गवर्नमेंट ने क्या अडॉप्ट किया? एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट ने बोला लोगों को कोरोना के समय सस्ते लोन दो। क्या दो? सस्ते लोन दो, ताकि लोग क्या करें? ये जो डिमांड लो है, डिमांड कैसी हो जाए? वापस हाई। डिमांड हाई होगी तो प्रोडक्शन हाई होगा, प्रोडक्शन हाई होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा। लेकिन डिमांड बढ़ी क्या कोरोना के समय? नहीं, क्योंकि पीपल आर एट होम, वो घर पे बैठे हुए थे, लोन वोन भी ले नहीं रहे थे। लेकिन लॉकडाउन में दो चीजों की बहुत जरूरत थी, दैट इज फूड एंड मेडिसिन। इनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। बोल सकते हैं आदमी घर में रहेगा तो भी खाना तो खाएगा ना। और कोरोना के समय किसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी? मेडिसिन की। सो गवर्नमेंट ने जो एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई, सस्ते लोन दिए, लोगों ने उस लोन के पैसे को कहां यूज करा? आइदर इन फूड और इन मेडिसिन। फिर समय आया 2020-21 तो चला गया कोरोना में। उसके बाद कौन सा समय आया? 2022 का। धीरे धीरे लॉकडाउन हटना शुरू हो गए। ओमिक्रॉन जो बोल रहे थे नया वेरिएंट आना है, उसका भी डर लोगों के मन से खत्म होना शुरू हो गया। अब ये जो पेंटअप डिमांड थी या जो सप्रेस डिमांड थी, जो डिमांड सप्रेस थी, वो सप्रेस रहेगी क्या हमेशा? नहीं। देखो कोरोना के समय बोले लैपटॉप खरीदना है, नहीं खरीदना, मोबाइल खरीदना, नहीं खरीदना, टीवी खरीदना, नहीं खरीदना। क्यों? क्योंकि लोगों को आने वाले समय का पता नहीं था कि कोरोना कितने समय चलने वाला है। 2022 में स्थिति क्लियर हो चुकी थी कि लॉकडाउन इज ओपन। बोले अब खत्म लॉकडाउन, अब धड़ल्ले से घूम सकते हैं हम। तो जो लोगों ने टीवी, फ्रिज, मोबाइल वगैरह नहीं खरीदे थे, एसी नहीं खरीदे थे, अब वो मोबाइल, टीवी, फ्रिज खरीदना शुरू करेंगे। सो अब डिमांड क्या होगी? अचानक से बढ़ना शुरू होगी। देखो डिमांड तो बढ़ेगी लेकिन इतने जल्दी सप्लाई बढ़ेगी क्या? नहीं। सो डिमांड ज्यादा हो गई है और सप्लाई कम हो गई है। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो किसकी प्रॉब्लम आएगी? इन्फ्लेशन की। क्योंकि लोगों के पास अब क्या है? पैसा है। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या अपनाई थी? एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। पैसा तो है, लोग डिमांड भी कर रहे हैं, लेकिन उतनी सप्लाई है नहीं। तो इसके कारण किसकी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी? इन्फ्लेशन की। ये समय तो आया 2022 का, जब रेस्ट्रिक्शंस लिफ्टेड हुए और साथ में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम शुरू हो गई। देखो सप्लाई भी बढ़ना शुरू हुई, प्रोडक्शन भी शुरू हुआ, लेकिन डिमांड ज्यादा है। 2 एरो लगे ना डिमांड में, मतलब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। बोले पेन कितने हैं मार्केट में? 10 है। खरीदने वाले कितने हैं? 20 हैं। सो ऑब्वियसली अब ये पेन की कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि खरीदने वाले ज्यादा हैं। मतलब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, बोल सकते हैं। लेकिन 2022 में कुछ और भी चल रहे थे, वहां पर कुछ अनसर्टेनिटीज भी चल रही थी। फॉर एग्जांपल क्या स्टार्ट हो गया? रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया। फिर क्या हो गया? ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस क्या थी? काफी बोलो हाई होना शुरू हो गई। चाइना में लॉकडाउन लग गया 2022 में, हमारे यहाँ पहले लगा, उनके यहाँ बाद में लगना शुरू हो गया। और ग्लोबल सप्लाई चेन भी क्या हो गई थी? डिसरप्ट हो गई थी। ग्लोबल सप्लाई चेन मतलब दुनिया में अलग अलग समय, अलग अलग जगह, अलग अलग टाइम पे क्या लगा था? लॉकडाउन लगा था। जरूरी है कि हमारे यहाँ मई में लॉकडाउन लगा, तो इंग्लैंड में भी जब वेव उनके आएगी तब वो लोग तब लॉकडाउन लगाएंगे, बोल सकते हैं। सो ग्लोबल सप्लाई चेन भी क्या हो गई थी? डिसरप्टेड हो गई थी, जिसके कारण किसकी प्रॉब्लम आना शुरू हो गई? इन्फ्लेशन की। समझ में आ रहा है इन्फ्लेशन स्टोरी कैसे चल रही? बड़ी आसान है। अब बोले इन्फ्लेशन बढ़ा, तो बोले कितना बढ़ा? कोई बता सकता है कितना बढ़ा? बोले हाँ। तो इकोनॉमिक सर्वे ने एक ग्राफ दिया हुआ है। बोले 2 टाइप की इकोनॉमीज होती हैं दुनिया में। एक होती है इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज लाइक इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, चाइना। ये कैसी है? इमर्जिंग मार्केट। ये डेवलप्ड है क्या? नहीं। दूसरी होती है एडवांस्ड इकोनॉमीज लाइक यूएस, यूरोप। ये सब कैसी है? एडवांस इकोनॉमी। देखो हम लोगों ने देखा था यूएस का डॉलर इज हार्ड करेंसी, बोल सकते हैं। बोले क्यों? बोले वहां इन्फ्लेशन कैसा रहता है? नियर जीरो, यही रहता है वहां पे। हाँ, बोले वहां पे इन्फ्लेशन देखना, उनका इन्फ्लेशन ट्रेंड ईयर बाय ईयर दिया हुआ। कितना इन्फ्लेशन है एडवांस्ड इकोनॉमीज में? 1.5%, 2.7, 2%, 1.4, 1.4, 0.3, 0.8। दिख रहा कितना कम इन्फ्लेशन है? 0.7। अब देखना 2020 में कितना था एडवांस इकोनॉमीज में? 0.7। और अचानक से कितना हो गया? 7.2। सो देखो 0.7 से 7.2 परसेंटेज के टर्म्स में ये तो बहुत ज्यादा है, बोल सकते हैं। सो एडवांस इकोनॉमीज में किसकी प्रॉब्लम शुरू हो गई? इन्फ्लेशन की, बिकॉज ऑफ कोविड। इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज को देखोगे, यहां पर भी इन्फ्लेशन हाई जा रहा है, ग्राफ में सबको दिखाई दे रहा है,
लेकिन हमारे यहाँ ऑलरेडी हाई था। बोले हमारे यहाँ कितना था, 6% तो वैसे ही रहता है, आरबीआई टारगेट ही करता, बोले 6 की जगह 10 हो गया, कौन सी बड़ी बात है। तो बोले हमारे यहाँ भी हाई गया, लेकिन कंपेयर टू एडवांस इकोनॉमीज हम लोगों का इन्फ्लेशन कैसा था, काफी कम था। अब बोले इन्फ्लेशन कितना कहां गया, बोले वो देखें तो यूरोपियन यूनियन जहां पर अराउंड 0% इन्फ्लेशन रहता था, कितना हो गया 10%। वो बोले हमारे यहां भी कितना है, हमारे यहां तो उतना हुआ ही नहीं। यूएस कितना हो गया 9.1%, 40 ईयर्स हाई, 40 साल में पहली बार इतनी महंगाई की प्रॉब्लम आई। यूके में कितना हुआ 9.2%, और टर्की में कितना हो गया 80%। टर्की में इन्फ्लेशन देख रहे हो कितना ज्यादा हो गया। सो इन्फ्लेशन की स्टोरी समझ में आ रही है कि कोरोना का क्या इंपैक्ट पड़ा डिफरेंट जगह पर। अब इन्फ्लेशन को जब भी मेजर करते हैं तो हमारे यहां से कोर टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, दैट इज वेरी इजी। इन्फ्लेशन को मेजर करना है तो हम इन्फ्लेशन को दो लेवल पे मेजर करते हैं, एक को मेजर करते हैं होलसेल प्राइस और एक को कंज्यूमर प्राइस। ये मार्केट देख के आपको समझ में आ रहा होगा ये कौन सा मार्केट दिखाई दे रहा है सबको, होलसेल प्राइस। होलसेल मंडी टाइप दिखाई दे रही है। यहां पर अगर आप इसके पास ये प्याज लेने जाओगे, बोलोगे 1 किलो 2 किलो चाहिए तो आपको बेचेगा नहीं, यहां पर आपको बल्क में लेना पड़ेगा। बल्क में किसी भी चीज को खरीदो तो उसका प्राइस अलग होता है, और अगर मार्केट में कोई भी चीज को खरीदो तो उसका प्राइस अलग होता है। सो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को दो जगह पर मेजर करती है, एक मेजर करती है होलसेल पे और एक करती है कंज्यूमर प्राइस पे। so, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, WPI। क्या बोलते हैं, WPI। अब व्हाट इज दिस WPI, तो वो भी समझते हैं। देखो सारी चीजों की प्राइस एट होलसेल लेवल, फॉर एग्जांपल प्याज, बोले होलसेल में कितने रुपए किलो मिलती है, बोले 5 रुपए किलो मिलती है। कितने रुपए किलो मिलती है, 5 रुपीज अ केजी। लेकिन ये मार्केट में भी 5 रुपए किलो मिलेगी क्या, हो सकता है मार्केट में कितने रुपए मिले, 20 रुपए किलो मिले, हो सकता है। सो देखो गवर्नमेंट दोनों जगह मेजर करने की कोशिश करती है कि होलसेल लेवल पे प्राइसेस कितने हैं और कंज्यूमर लेवल पे प्राइसेस कितने हैं, ताकि गवर्नमेंट को सारी चीजें पता रहे कि कमी कहां आ रही है, बोल सकते हैं। अब जब भी हम कोई भी इंडेक्स को मेजर करते हैं, अभी बताता हूं WPI CPI इंडेक्स क्या होते हैं वो भी बताता हूं, बड़ा आसान है। तो उसको 3 लेवल पे मेजर करते हैं, हेडलाइन, फूड और कोर। अगर CPI को भी मेजर करना 3 जगह करेंगे, हेडलाइन, फूड और कोर। अब ये इंडेक्स होते क्या है, WPI क्या है, CPI क्या है, तो सबसे पहले अपन किससे शुरू करते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स। बोले होलसेल प्राइस है तो बोले किसकी प्राइस, भाई बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं इकोनॉमी में, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है WPI सिर्फ और सिर्फ किसके लिए मेजर करा जाता है, ओनली फॉर द गुड्स। सर्विसेज के लिए मेजर करा जाता है नहीं। तो बोले गुड्स, कौन से गुड्स, बोले इकोनॉमी में कौन से गुड्स पैदा होते हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला कि वो सारे इंपॉर्टेंट गुड्स ले लो जो इकोनॉमी में क्या होते हैं, प्रोड्यूस। सो बोले गवर्नमेंट ने बोला कि हम होलसेल प्राइस निकालेंगे कितने आइटम का, 697। बोले 697 एक डब्बे में लो, सारे के सारे आइटम रखो और उनका प्राइस देखो कब, 2011-12 में। बोले उनका प्राइस कितना था, फॉर एग्जांपल 100 रुपए। मैंने 697 आइटम लिए और एक बॉक्स में डाल दिया और बोला इनकी होलसेल प्राइस कितनी है 2011-12 में, तो बोले 100 रुपए। वही गुड्स को अगर मैं आज देखूंगा, आज क्या चल रहा है 2023, तो बोले 2023 में वही 697 आइटम की प्राइस जिनकी 100 रुपए थी 2011-12 में, आज कितनी प्राइस है, बोले 110 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि होलसेल प्राइस लेवल बढ़ गए हैं। बढ़ गए, कितना बढ़े, 100 रुपए से कितना हो गए 110। इसका मतलब कितने परसेंट इन्फ्लेशन आ गया, 10% इन्फ्लेशन इन WPI। सो WPI बास्केट का मतलब समझ में आया। गवर्नमेंट किन गुड्स का प्राइस मेजर करती है, बोले 697 इंपॉर्टेंट आइटम्स। अब वो इंपॉर्टेंट आइटम्स भी देखेंगे अपन क्या है। सो बोले 697 मतलब अराउंड 700 आइटम हो गए। 700 आइटम के वो WPI पे प्राइस देखती है कि इनके होलसेल प्राइस क्या चल रहा है, क्योंकि वो इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट करते हैं। इसमें सर्विसेज हैं क्या, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कि ये किसको मेजर कर रहा है, केवल और केवल गुड्स को। अब बोले ये जो बास्केट है 700 आइटम का टोटल बास्केट है। सो बोले ये जो बास्केट है 700 का, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। कितने पार्ट में डिवाइड कर दो, 3 पार्ट में। एक को बोलेंगे हम प्राइमरी आर्टिकल्स। क्या बोलेंगे, प्राइमरी आर्टिकल्स। प्राइमरी आर्टिकल्स में क्या आ जाते हैं, वीट, ग्रेन्स, समझ रहे हो, ये सारे आइटम काय में आते हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स में। वीट, ग्रेन्स, मिनरल्स, ये सब काय में रख दिए, बोले प्राइमरी आर्टिकल। वो बोले इनका वेट दो, बोले 100 रुपए थी, तो बोले ये कितना वेट रखते हैं, उसमें से 22.6% इनका वेट है। फ्यूल एंड पावर, भाई आप लोग फ्यूल एंड पावर भी यूज करते हो, तो बोले फ्यूल का होलसेल प्राइस क्या चल रहा है, पावर का होलसेल प्राइस क्या चल रहा है, बोले उसको कितना वेट दिया, 13.2%। वो बोले लास्ट में क्या है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, बोले उसको कितना वेट दिया, 64.2%। सो 697 आइटम को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। अभी आगे समझते हैं, बड़ा आसान चल रहा है अभी तो सारी चीजें। देखें किसको कितना दिया, बोले WPI बास्केट में टोटल कितने आइटम थे, 697। ये सभी को समझ में आ गया। 697 को 3 पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी, फ्यूल एंड पावर और मैन्युफैक्चर्ड आइटम। बोले प्राइमरी में क्या क्या आता है, तो मैंने ऑलरेडी बताया। प्राइमरी में क्या क्या आता है, उसमें आता है फूड और अदर।
फूड मतलब फूड को छोड़ के बाकी जो भी चीजें बची जो रॉ मटेरियल टाइप है उनको कहां डाल दिया, अदर। तो बोले फूड का वेट कितना है 15.3% और बाकी का वेट कितना है 7.3%। समझ में आ रहा है? और टोटल वेट कितना था इसका वो अपन लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था, इन दोनों को जोड़ोगे तो निकल आएगा। बोले फ्यूल एंड पावर, इसको कितना वेट दिया है 13.2। सो बोले फ्यूल एंड पावर में क्या क्या लोग यूज करते हैं मेजर चीजें, तो बोले एलपीजी यूज करते हैं, पेट्रोल एंड डीजल और बोले अदर। एलपीजी को कितना वेट दिया 0.6%, पेट्रोल और डीजल को कितना दिया 4.7 और बाकी जितने फ्यूल बचे उनको कहां डाल दिया अदर्स में, दैट इज 7.9%। बोले मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स में क्या, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स वो होते हैं जो प्रोसेस्ड होते हैं। बोल सकते हैं देखो फूड यहां पर भी था और फूड यहां पर भी है, लेकिन ये कौन सा फूड था, बोले व्हीट, सीरियल्स, ग्रेन्स, जो कच्चा अनाज है। और बोले यहां पर जो फूड आइटम्स है वो कैसे हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने डेयरी मिल्क और लेज लिखा है, यहां पे मैं आलू लिखूंगा लेकिन यहां पर क्या लिख रहा हूं लेज, क्योंकि ये प्रोसेस्ड फूड है। तो इसको मैंने किस में डाला, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में। और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को कितना वेट दिया, अराउंड 64%। सो बोले मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में भी क्या इंक्लूडेड है, फूड और अदर। बोले फूड को देख लो पहले, मैन्युफैक्चर्ड में फूड आइटम्स कौन से हैं, तो बोले उनको कितना वेट दिया 9% और अदर्स को कितना दिया 55.1%। इजी था ये। बोले WPI क्या होता है, WPI इज अ बास्केट। बोले एक डब्बे में लो और 697 प्रोडक्ट्स रख दो, उनको एक वेट असाइन कर दो और बोले उनको 3 पार्ट में डिवाइड भी कर दो। अब देखेंगे अपन किसकी प्राइस कहां बढ़ती है, तभी RBI इनको टारगेट कर पाएगा। तो बोले सबसे पहले तो देखो अपन ने यहां पर एक एग्जाम्पल देखा, कौन सा देखा, 2011-12 में प्राइस कितनी थी 100 रुपए, पूरे 697 आइटम की प्राइस कितनी थी 100 रुपए की। वो एक बास्केट अपन 697 आइटम्स का कितने रुपए में खरीद सकते थे 100। उसी को अब अपन 2022-23 में कितने में खरीद पा रहे हैं 110 रुपए। मतलब पूरे के पूरे आइटम, पूरे के पूरे बॉक्स की कीमत कितनी बढ़ गई 10%। सो जब बोले पूरे आइटम्स की कीमत को एक साथ लेते हो और उनकी कीमत बढ़ जाती तो हम उसको क्या बोलते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं, हेडलाइन, बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल द 697 आइटम्स। बोले अगर सारे आइटम्स की कीमत बढ़ गई तो क्या बोलेंगे, हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब बोले देखना इसमें कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो काफी वोलाटाइल हैं, कुछ आइटम्स कैसे हैं, काफी वोलाटाइल हैं। वोलाटाइल मतलब इनकी कीमत अचानक से बढ़ती घटती है, होती है। बोले फूड, बोले मॉनसून फेल हो गया, अचानक से कीमतें बढ़ेंगी, प्याज टमाटर महंगे हो जाएंगे, सब्जियां अनाज महंगी हो जाएंगी, दालें महंगी हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि मॉनसून फेल कर गया, बाढ़ आ गई, अकाल पड़ गया, कुछ भी हुआ, अचानक से फूड के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। फ्यूल एंड पावर, ये वोलाटाइल है या नहीं है, ये भी हाईली वोलाटाइल है। बोले क्या हुआ, बोले ईरान और सऊदी में लड़ाई शुरू हो गई, अचानक से फ्यूल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, अचानक से फ्यूल के प्राइसेस घट जाएंगे। सो ये क्या है, वोलाटाइल, क्योंकि इनकी प्राइसेस क्या होती हैं, घटती बढ़ती हैं। ऑन दी अदर हैंड कुछ आइटम्स ऐसे रहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अदर्स लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड में। फॉर एग्जांपल लैपटॉप की मैं बात करता हूँ, लैपटॉप का प्राइस है, अगर रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं या इस समय इजराइल और पैलेस्तीन के आतंकवादी आपस में लड़ रहे हैं, सो क्या इससे लैपटॉप जो 30,000 का है वो 50 या 60,000 का हो जाने वाला है या 1 लाख का हो जाने वाला है? 30,000 का लैपटॉप अराउंड 30,000 का ही रहेगा। सो वो कैसे आइटम है, बोले नॉन वोलाटाइल। तो उनको इकोनॉमिक्स की टर्म्स में क्या बोलते हैं, दे आर कोर आइटम्स। क्या बोलते हैं, कोर आइटम्स। और जो वोलाटाइल रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, वोलाटाइल। ध्यान रहेगा। सो अगर मैंने पूरे के पूरे 697 आइटम्स में इन्फ्लेशन को मेजर करा तब तो मैं उसको क्या बोलता हूं, दिस इज हेडलाइन इन्फ्लेशन। ऑल द आइटम्स आर इंक्लूडेड हियर इन द लिस्ट, बोल सकते हैं। फिर बोले आप वोलाटाइल को मेजर करो, तो बोले वोलाटाइल क्या है, सबसे वोलाटाइल है फूड और फ्यूल। सो बोले मैं एक जगह फूड में कितना इन्फ्लेशन चल रहा है उसको अलग से मेजर करूंगा। तो देखो फूड 2 जगह पर दिया हुआ है, एक प्राइमरी आर्टिकल्स में फूड है प्लस एक मैन्युफैक्चर्ड में। सो देखो प्राइमरी में कितना वेट दिया हुआ है फूड को 15.3 और यहां पर कितना दिया हुआ है 9.1। सो 15 और 9 कितने हो गए 24। सो बोले फूड को कितना वेट दिया है मैंने यहां पर 24.4%। ध्यान रहेगा क्योंकि फूड 2 जगह। सो देखना आरबीआई को यह भी पता करना रहता है कि फूड में कितना इन्फ्लेशन चल रहा है। फूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझना। आपके पास लैपटॉप हो नहीं हो, मोबाइल हो नहीं हो, सब चलेगा, लेकिन फूड की जरूरत बहुत ज्यादा रहती है और गवर्नमेंट भी फूड का स्टॉक मेंटेन करता है। सो गवर्नमेंट WPI लेवल पे कि होलसेल प्राइसेस क्या चल रहा है उसको प्रॉपर मेंटेन करता है, डेटा बोल दिया। फिर मैंने क्या लिया, कोर। कोर बोले तो कि जो हेडलाइन है, हेडलाइन मतलब सबका इन्फ्लेशन, इसमें से जो वोलाटाइल वाले हैं उनको हटा दो तो जो स्टेबल आइटम्स है वो आ जाएंगे। सो स्टेबल को ही क्या बोलते हैं हम, कोर। सो बोले होलसेल प्राइस इंडेक्स या इन्फ्लेशन इन कोर आइटम्स कितना चल रहा है, तो बोले उनका वेटेज कितना है 55%। देखो कोर निकालना बड़ा आसान है, सबको वोलाटाइल हटा दूं मैं, वोलाटाइल हटाना शुरू करता हूं। बोले प्राइमरी आर्टिकल्स वोलाटाइल है, हाँ बोले वोलाटाइल है तो इनको हटा दो। फ्यूल एंड पावर ये वोलाटाइल है, बोले हटा दो। मैन्युफैक्चर्ड आइटम, बोले इसमें फूड क्या है, वोलाटाइल है, तो बोले इस फूड को भी हटा दो। तो अब बचा क्या, केवल और केवल
ये 55.1% वाला बचा। सो इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट कोर, क्योंकि इनके प्राइसेस कैसे रहते हैं, स्टेबल। देखना गवर्नमेंट को चिंता करने की जरूरत कब पड़ेगी बताओ। देखो फूड के प्राइसेस बढ़ गए, बोले क्या इस बार मॉनसून बड़ा एरेटिक था, ऊट पटांग हुआ, कहीं बहुत पानी गिरा कहीं पानी कम गिरा, तो फूड के प्राइसेस तो बढ़ना तय है। ये समझ में आता है बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदा आई जिसके कारण क्या हुआ, फूड के प्राइसेस बढ़ गए। माना जाता है अगले साल नॉर्मल भी हो जाएंगे, बोल सकते हैं हम। हाँ, फ्यूल एंड पावर, इस पे आरबीआई कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि तो सऊदी अरेबिया ईरान वो कितना लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड है, उसमें आरबीआई कुछ नहीं कर सकता। तो इसके प्राइसेस पे भी आरबीआई कुछ कर सकता है नहीं। आरबीआई को चिंता कब होगी, जब किसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, अदर्स, मतलब ये जो कोर आइटम्स हैं जिनको स्टेबल रहना चाहिए, अगर इनके प्राइसेस बढ़ते हैं तब आरबीआई को किसकी जरूरत है, चिंता करने की जरूरत है। समझ में आ गया। सो अगर डब्ल्यूपीआई की बात करें, डब्ल्यूपीआई कितने टाइप से मेजर होता है, तो कितने टाइप बोलोगे, 3 टाइप से। हेडलाइन बोले पूरे के पूरे आइटम्स ले लो, फूड मतलब सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स वाले ले लो, और कोर ले लो, कोर मतलब जो स्टेबल आइटम्स है। समझ में आ गया। सो डब्ल्यूपीआई का मतलब समझ में आया, होलसेल लेवल पे जब इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं एक बास्केट बना के, तो उसको बोलते हैं डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। कितने आइटम थे उसमें, 697। समझ में आ गया। यहां पर जो फूड है, यहां पर जो फूड है ये अलग है। यहां पर फूड है तो बोले यहां पर क्या लगाना, पोटैटो, आलू, कच्चे आलू। वो बोले यहां पर अगर लो तो यहां पर कच्चे आलू मत लेना, यहां पर प्रोसेस्ड फूड आइटम्स लेना, लाइक लेस, है ना। डब्ल्यूपीआई फूड में आएगा क्या, फ्यूल एंड पावर। फूड में तो कौन आएगा, केवल फूड आइटम्स आएंगे, तो फूड आइटम्स 2 जगह दिए हुए, यहां और यहां। अच्छा इसमें हाँ, अदर वोलेटाइल कहीं पे नहीं आएंगे, अलग से उनको मेजर ही नहीं कर रहे हैं, वो तो पता चल जाएगा ना कि टोटल इन्फ्लेशन किस कारण हो रहा है। मैंने लिख दिया है नॉन कोर प्राइस इनके कैसा रहते हैं, वोलेटाइल, नॉट मेजर्ड सेपरेटली, इनको अलग से मेजर नहीं करते हैं। समझ में आ गया। अगर वैसे ये जो नॉन कोर वाले आइटम्स हैं, अगर इनकी प्राइस बढ़ेगी तो आरबीआई को चिंता होगी, क्योंकि फिर पूरे बास्केट की प्राइस भी क्या होना शुरू हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि कोर वालों का वेटेज दिख रहे हो कितना ज़्यादा है, 55% वेटेज तो इनका है। फॉर एग्जाम्पल क्लास में कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे बैठे हुए हैं। अगर एक बच्चे ने ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया तो महंगाई की प्रॉब्लम आएगी, हाँ, लेकिन डिपेंड करता है उसने कितना ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया। करोड़ों में खर्च कर दिया तो शायद महंगाई की प्रॉब्लम आ जाएगी, और 2-5 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दिए तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो डिपेंड करता है वेटेज कितना है। तो यहाँ पर वेटेज दिखाई दे रहा है डब्ल्यूपीआई कोर का बहुत ज़्यादा है। अगर कोर में इन्फ्लेशन आएगा सो आरबीआई हैज़ टू वरीड अबाउट इट, बोल सकते हैं। सो डब्ल्यूपीआई समझ में आया। डब्ल्यूपीआई में कितने आइटम्स थे, टोटल 697। अब देख ले कहाँ पर कितना इन्फ्लेशनरी ट्रेंड रहा है, बड़ा आसान है, देख लेते हैं। ये भी क्या है, डेटा एकदम लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। अच्छा डब्ल्यूपीआई में जो 697 आइटम्स थे उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 3। कौन कौन से, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। तो तीनों दिख गए यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे में। अब देखें बोले कहां पर क्या ट्रेंड रहा है, तो ध्यान से देखो। प्राइमरी आर्टिकल में पहले इन्फ्लेशन कितना था, 10.3% पिछले साल 22 में, 21-22 में, और 22-23 में कितना हो गया, 12.3। मतलब इन्फ्लेशन क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो बोले रीजन क्या है उसका, सो बोले देखो रीजन प्राइमरी आर्टिकल्स में ये सब आते हैं, फूड आर्टिकल्स आते हैं, कच्चा फूड, सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब काय में आते हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स, रॉ मटेरियल है। नॉन फूड में क्या आते हैं, मैंने पहले ही बता दिया, मिनरल्स वगैरह आते हैं, राइट। क्रूड, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस भी कहाँ जाते हैं, यहां पर आ जाते हैं। तो देखो बोले अगर प्राइमरी आर्टिकल के प्राइसेस बढ़े हैं तो उसके सब आर्टिकल्स के भी प्राइस बढ़े होंगे। तो बोले कहाँ प्राइस सबसे ज्यादा बढ़ा, तो देखो दिख रहा है फूड आर्टिकल, 4 से सीधा कितना हो गया, 8.3। सो बोले फूड के प्राइसेस क्यों बढ़े, तो इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि फूड इन्फ्लेशन बढ़ गया क्योंकि फूड के प्राइसेस बढ़ गए। सो बोले क्या रीजन रहा, बोले मॉनसून बड़ा ऊट पटांग रहा है इस बार, कहीं बहुत ज्यादा पानी गिरा, कहीं बहुत कम पानी गिरा, फसलें खराब हो गई, जिसके कारण फूड की प्राइसेस क्या हो गए, बढ़ गए। दूसरा अगर हम देखें फ्यूल एंड पावर, क्या फ्यूल एंड पावर में इन्फ्लेशन बढ़ा है, 32.6 से 33.8, मतलब बड़ा नेग्लिजिबल बढ़ा है, बोल सकते हैं सिर्फ 1% का इंक्रीमेंट है। तो बोले यहां पर क्या हुआ, क्यों बढ़ा फ्यूल एंड पावर के प्राइसेस, तो बोले क्या है, पोस्ट कोविड क्या हुआ, डिमांड कैसी हो गई, बढ़ गई। डिमांड कैसी हो गई, बढ़ गई। भाई कोरोना के समय आप पेट्रोल डीजल का यूज कर रहे थे, नहीं तो उनके प्राइसेस बहुत कम थे। कोरोना हटते से अब आपने बोला आप जल्दी से लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तीर्थ करेंगे, फलाना ढिमका, तो अब आपने पेट्रोल और डीजल की डिमांड क्या कर दी, बढ़ा दी। लेकिन ये चीज ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये जो देश हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, इनने अपना एक कार्टेल बना रखा है, ग्रुप बना रखा है। तो इनने क्या बोला, चूंकि लोग डिमांड कर रहे हैं ना, तो सप्लाई कम कर दो, सप्लाई कम कर देंगे तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। बोले अब हम ज्यादा पैसा कमाएंगे। सो बोले एक तो डिमांड बढ़ गई थी पेट्रोल डीजल की, प्लस ओपेक ने सप्लाई क्या कर दी थी, कम कर दी थी, जिसके कारण फ्यूल एंड पावर में क्या देखने के लिए मिलता है हमको, इन्फ्लेशन मिलता है। प्लस दूसरी चीज है,
यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए थे, यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए थे, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा बताओ। यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, मतलब यूएस की बैंकों में अब लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो जो यूएस के सिटीजन्स हैं उन्होंने जो डॉलर भारत में लगा रखे हैं वो भारत में इन्वेस्ट करेंगे क्या, अपने अपने डॉलर लेके कहाँ चले जाएंगे, यूएस चले जाएंगे, जिसके कारण रूपी क्या हो जाएगा, डॉलर के टर्म्स में कमजोर हो जाएगा। बोले पहले 70 रुपये में $1 मिलता था, अब कितने में मिलेगा, 80 रुपये में $1। अगर 80 रुपये में $1 मिलेगा तो अब आप ऑयल को तो इंपोर्ट करते हो, तो अब ऑयल आपके लिए महंगा हो गया कि नहीं, कि पहले 70 रुपये में ही आ जाता था 1 लीटर, अब कितने में आएगा, 80 रुपये में। सो डेप्रिसिएशन के कारण भी इंपोर्टेड ऑयल कैसा हो गया था, कॉस्टली हो गया था। ये समझ में आया। तीसरी जगह देखते हैं इन्फ्लेशन, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, जिसमें सबसे ज्यादा वेट दिया हुआ था। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में 2 चीजें थी, फूड प्रोडक्ट्स और बाकी कोर वाले, मतलब जो स्टेबल आइटम्स थे। सो बोले इसमें क्या हुआ, इन्फ्लेशन 11% से कितना हो गया, 7%, मतलब इन्फ्लेशन क्या हो गया, कम। बोल सकते हैं इन्फ्लेशन यहां पर कम हुआ, इन्फ्लेशन हैज रिड्यूस। सो बोले ऐसा क्यों हुआ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में, बोले देखो सबसे पहले तो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस क्या हो गई, कम हो गई। भाई चाइना वालों ने, चूंकि उनके यहाँ लॉकडाउन था, हमारे यहाँ लॉकडाउन था, क्योंकि हमने लैपटॉप और मोबाइल उनसे खरीदे होंगे नहीं, लेकिन उनके पास तो बहुत सारे लैपटॉप और मोबाइल बन के रखे हुए होंगे ना। अब वो क्या सोच रहे हैं, स्टॉक क्लियर करो, सेल लगाओ और सब बेचो, बिग बिलियन डेज चलने दो। सो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस क्या हो गई थी, कम, तो उसका इंपैक्ट हमको भी देखने मिला। हाँ, तो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट में इन्फ्लेशन क्या हुआ, कम हुआ। दूसरा क्या हुआ, गवर्नमेंट को समझ में आया कि भाई अभी किसकी जरूरत है, डिमांड को बढ़ाने की जरूरत है, लोग बड़े बेरोजगार हो गए। सो गवर्नमेंट में भी चीजों के ऊपर ड्यूटीज और टैक्सेस को क्या कर दिया, कम, जिसके कारण लोगों को चीजों की कीमतें कैसी लगने लगी, कम। तो अब चीजों की कीमतें कम होंगी तो धीरे धीरे वो खरीदना स्टार्ट करेंगे। तो ये समझ में आ गया, 2 रीजंस के कारण यहाँ पर इन्फ्लेशन ट्रेंड कुछ ऐसा चला। ईजी था। WPI होता क्या है, सभी को समझ में आ गया। WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स। जब हम इन्फ्लेशन को होलसेल लेवल पे मेजर करते हैं, और वो सिर्फ किस पे मेजर करते हैं, गुड्स ओनली, सर्विसेज पे मेजर करा क्या, नहीं। तो बोले गुड्स पे मेजर करा, होलसेल लेवल पे मेजर करा। यहाँ पर सिंगल बोले 1-8 किलो प्याज नहीं मिलेगी, बोले 1 टन 2 टन की बात करो तो ही बात करना। समझ में आ गया, इजी था ये सारी चीजें। यहां तक किसी को कोई डाउट, WPI समझ में आया। WPI के बाद क्या पढ़ना है हमको, CPI। ये समझ में आया पूरा ट्रेंड क्या चल रहा था। अच्छा देखो, यहां पर एक ग्राफ के जरिए भी इकोनॉमिक सर्वे ने बता रखा है WPI को कितने तरीके से मेजर करते हैं, 3 तरीके से। एक हेडलाइन, हेडलाइन में बोले पूरे 697 आइटम ले लो। एक फूड, बोले सिर्फ फूड वाले आइटम ले लो। और एक कोर, मतलब जो स्टेबल आइटम्स हैं उनको ले लो। बोले कोर कैसे निकालते हैं, हेडलाइन में से वोलाटाइल वालों को घटा दो तो क्या निकल आता है, कोर। अराउंड 55% इसका वेटेज है। सो बोले हेडलाइन की क्या खबर रही, तो देखो हेडलाइन का ग्राफ दिख रहा है कैसा चल रहा है। लेकिन हेडलाइन अगर हम लास्ट में देखेंगे तो हेडलाइन इन्फ्लेशन इज कमिंग डाउन, आ रहा है नीचे। कब से नीचे आना शुरू हुआ, इस समय से। कोरोना खत्म, डर खत्म, अब धीरे धीरे इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, अच्छी बात है। कोर को देखो, कोर मतलब स्टेबल वाले। स्टेबल वाले तो देखो ज्यादा ऊपर गए क्या, स्टेबल वाले स्टेबल ही बने हुए थे और अभी भी उनकी प्राइस क्या हो रही है, अब और कम हो रही है, बढ़िया बात है। ये कौन है, बोले ब्लू वाला, दैट इज फूड। अब फूड को देखो, फूड वोलाटाइल है, नीचे गिरा, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, और अब वापस क्या आ रहा है, काफी नीचे आ चुका है। सो देखा जाए सो WPI इंडेक्स में तीनों के तीनों, हेडलाइन, कोर और फूड का अब ट्रेंड क्या है, दे आर कमिंग डाउन, बोल सकते हैं। सो मतलब अगर मैं ग्राफ बनाऊं सो WPI इज कमिंग डाउन, बोल सकता हूं। तीनों ही काम नीचे आ रहे हैं, तो ग्राफ सिंपल एक ही बना दूंगा कि तीनों का ट्रेंड क्या दिखाई दे रहा, ऑल ऑफ देम आर कमिंग डाउन। ऑब्जर्व दैट बोथ हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन इज कमिंग डाउन, और वो आपको दिखाई दे रहा है। इजी था ये। WPI फिनिश हुआ। अब WPI को CPI से अपन क्या करेंगे, कंपेयर भी करेंगे, लेकिन पहले CPI समझ ले। CPI क्या होता है, जब मैं इन्फ्लेशन या चीज़ों के प्राइसेस को कंज्यूमर लेवल पे नापना शुरू करूं तो मैं उसको क्या बोलता हूं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगेन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी बहुत सारे आइटम्स होते होंगे, है ना। सो उन सारे आइटम्स को अगर मैं एक बक्से में रख दूं और उस बक्से की कीमत निकालूं 2011-12 में और आज के समय, तो पता चल जाएगा इन्फ्लेशन कितना है, बिल्कुल। लेकिन यहां पर हमको कौन सी चीजें लेना है जो हम क्या यूज करते हैं, डे टू डे बेसिस में, क्योंकि होलसेल वाले प्राइसेस है क्या, कंज्यूमर, आप कंज्यूम करने वाले। और यहां पर ध्यान रखना, यहां पर वी विल इंक्लूड बोथ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। मतलब सर्विसेज जो टीचिंग वगैरह, अगर उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो भी उसका इंपैक्ट आपकी लाइफ पे दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। इट मेजर इन्फ्लेशन ऑन दोज आइटम विच वी बाय ऑन डे टू डे बेसिस। इजी था। अब CPI को देखते हैं। CPI बोले ऑल इंडिया लेवल पे मेजर करते हैं, बाद में स्टेट्स के लेवल पे भी देखते हैं, हम लोग वहां नहीं जाएंगे। हम लोग किस पे मेजर करेंगे, ऑल इंडिया लेवल। बोले CPI में कितने आइटम्स हैं, 299 आइटम्स है। बोले कितने आइटम्स हैं, 299, दैट वी यूज ऑन डे टू डे बेसिस। उसमें बोले 299 मतलब अराउंड 300 इंपॉर्टेंट आइटम्स को एक बॉक्स लो, सारे आइटम्स को डालो और बोले उनकी 2012 में कितनी कीमत थी, बोले 100 रुपए।
वो बोले वही बॉक्स को अगर आज खरीदता हूं मैं आज के समय 2023 में, तो बोले वो बॉक्स कितने का आ रहा है 106 रुपीज। व्हाट डज इट मीन कि 100 रुपए की चीज अब कितने में मिल रही है 106, मतलब कितने परसेंट का इन्फ्लेशन आ गया है 6% इन्फ्लेशन। और ये 6% इन्फ्लेशन किस में आया है कंज्यूमर प्राइसेस में आया है ना, होलसेल में आया क्या, होलसेल में तो बोले 10% था, यहाँ पर कितना है 6% है। अब बोले ये जो 299 आइटम है, जैसे अपन ने WPI बास्केट में उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, 3 कैटेगरी में, यहाँ पर कितनी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे 6 कैटेगरी में। 6 कैटेगरी है यहाँ पर, बोथ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। अब 6 कैटेगरी क्या है, फूड एंड बेवरेजेस। क्या है सबसे पहले कैटेगरी, फूड एंड बेवरेजेस। हम लोग यूज करते हैं, हाँ अनाज को हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, कंज्यूम करते हैं। बेवरेजेस ड्रिंक्स वगैरह, अल्कोहल, ये सब चीजें भी हम लोग क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं। बोले फूड एंड बेवरेजेस का सबसे ज्यादा वेट है, दैट इज अराउंड 46%। बोल सकते हैं सबसे ज्यादा वेट किसको दिया हुआ है, फूड एंड बेवरेजेस को। दूसरे नंबर पे बोले कंज्यूमर लेवल पे लोग पान तंबाकू ये सब भी बहुत खाते हैं, तो बोले उसको अलग से वेट दिया, पान टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट, दारू दंगड़ भी करते हैं, तो बोले उसको कितना वेट दिया हुआ है 2.4%, अराउंड 2.4%। समझ में आ गया। तीसरे नंबर पे बोले हम क्या यूज करते हैं, क्लोथिंग एंड फुटवेयर। तीसरे नंबर पे हम क्या यूज करते हैं, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, जूते चप्पल कपड़े पहनते हैं, तो बोले उसको कितना वेट दे दिया 6.5%। हाउसिंग, हाउसिंग बोले तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, रेंट। तो बोले रेंट से भी रहते हैं ना लोग, आप सब ज्यादातर लोग रेंट से ही रह रहे हो, तो बोले रेंट को कितना वेटेज दिया है 10.07%। फ्यूल और लाइट वो भी आप यूज करते हो, डे टू डे बेसिस में कंज्यूम करते हो, उसको कितना वेट दिया 6.84%। और मिसलेनियस, मिसलेनियस बोला जाए तो सर्विसेज, तो सर्विसेज को कितना वेट दिया है 28.32। सर्विसेज का कोई एग्जांपल दे सकता है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, ये सब क्या है, डॉक्टर कंसल्टेंसी, मूवी थिएटर, एंटरटेनमेंट, टूरिज्म, ये सब किस में आ जाता है सर्विसेज में या मिसलेनियस में। सो सर्विसेज को कितना वेट दिया इन लोगों ने 28.32%। अब देखना यहां पर भी कुछ वोलाटाइल होंगे, है ना, होंगे ना। इसमें वोलाटाइल कौन कौन से बताओ जल्दी से। फूड एंड बेवरेजेस, तो मैं उसको मार्क करता चलता हूं, बॉक्स बना दो, फूड एंड बेवरेजेस। और फ्यूल एंड लाइट, मिसलेनियस भी है क्या वोलाटाइल। देखो मिसलेनियस में एक कंपोनेंट आता है ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड्स ऑन फ्यूल एंड पावर। सो यहां पर भी कुछ कंपोनेंट किसका आ जाएगा, वोलाटाइल आ जाएगा। सो सीपीआई को भी मेजर तो मैं 3 उस पे ही करूंगा, हेडलाइन, फूड और कोर। समझ में आ गया। तो बोले हेडलाइन मतलब जब पूरे 299 आइटम के प्राइस बढ़ जाएंगे तो बोलूंगा सीपीआई में इन्फ्लेशन आ गया, हेडलाइन वाला। कोर बोले तो हेडलाइन में से जो वोलाटाइल है उनको हटा दूंगा तो क्या निकल आएगा कोर। और फूड बोले तो फूड कहां कहां है, बोले यहां पर फूड बैठा हुआ है, और कहां फूड बैठा हुआ है, बस एक ही जगह फूड है। समझ में आ गया। लेकिन यहां पर फूड एंड बेवरेजेस है, तो ये पूरा 45% फूड का है क्या, इसमें कुछ बेवरेजेस भी है, मैं सिर्फ फूड को इंक्लूड करूंगा। समझ में आ गया। सीपीआई का मतलब क्या, ऑल इंडिया सीपीआई बास्केट। बास्केट मतलब क्या, एक बक्से में सारे आइटम रखूंगा और उनकी प्राइस निकाल लूंगा और पता करूंगा उनमें कैसा वेरिएशन चल रहा है। इजी है, तुम लोगों को समझ में आ रहा है पक्का। अभिषेक को समझ में आ रहा है, बता रहा हूं अभी कैसे निकालेंगे। हाँ टोबैको वोलाटाइल है, लेकिन टोबैको को देखो कितना कम वेटेज दे रखा है, दिख रहा है, पान टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट। पान टोबैको, टोबैको तो सिर्फ उसका एक कंपोनेंट है। ज्यादातर आजकल लोग टोबैको तो सिगरेट में यूज करते हैं, असली तो काम होता है दारू की दुकानों पे। समझ गए। अब जल्दी से देखना, मिसलेनियस बोले तो सर्विसेज, तो क्या मिसलेनियस वोलाटाइल है, आंसर इज यस, क्योंकि मिसलेनियस में क्या इंक्लूड रहता है, सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन में क्या रहते हैं, पेट्रोल और डीजल भी रहते हैं, तो वो भी कैसा हो जाएगा वोलाटाइल। अब बोले फूड को कितना वेटेज दें, क्योंकि हमको 3 लेवल पे निकालना रहता है, हेडलाइन, कोर और फूड। तो बोले फूड को कितना वेटेज दे, तो फूड को कितना वेटेज दिया 39.06। यहां कितना था फूड एंड बेवरेजेस का 45, मतलब 39% किसका था फूड का, और 6% किसका वेटेज था बेवरेजेस। तो बोले बेवरेजेस को हटा दो। बोले सिर्फ किसकी बात करो अभी, फूड की। बोले बेवरेजेस थम्स अप कोको कोला नहीं पियेंगे तो मरेंगे नहीं, पहले किसको निकालो, फूड को। तो बोले हेडलाइन कैसे निकालना है, अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन निकालना है तो बोले इन 6 में इन्फ्लेशन मेजर करो, बोल सकते हैं, क्योंकि ऑल द आइटम्स हैव टू बी इंक्लूडेड। तो बोले ये क्या है 100% वेट। बोले फूड निकालना है, तो फूड कैसे निकालोगे, फूड की वैल्यू सिर्फ कहां दी हुई है यहां पर। सो बोले फूड और बेवरेजेस में से किसको हटा दो, बेवरेजेस को हटा दो। सो 45% में से जो भी बेवरेजेस का वेट है अराउंड 6% उसको हटा दो, तो क्या निकल आएगा आपका, फूड अकेला निकल आएगा। और कोर कैसे निकालोगे, बोलो स्टेबल आइटम्स को लो। बोले ये वोलाटाइल है, हाँ, सो इसको हटा दो। ये वोलाटाइल है, नहीं है, ये वोलाटाइल है, नहीं है, ये वोलाटाइल है, नहीं है, ये वोलाटाइल है, थोड़ा सा है बस इसमें ट्रांसपोर्टेशन वाला सेक्टर, बाकी तो वोलाटाइल नहीं है। सो बोले अगर आप मिसलेनियस या कोर की बात करोगे तो कोर में कितने परसेंट आ जाएगा 47.3% वेट। समझ में आया ये।
वेटेज के परसेंटेज याद नहीं भी रहे तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक ब्रॉड आइडिया रहना चाहिए कि बोले सबसे ज़्यादा वेट किसको दिया हुआ है सीपीआई में, फूड एंड बेवरेजेस में। डब्ल्यूपीआई में सबसे ज़्यादा वेट किसको दिया हुआ है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को दिया हुआ है, ध्यान रहेगा। लेकिन यहाँ पर किसको सबसे ज़्यादा वेट दिया हुआ है, फूड एंड बेवरेजेस को। हेल्थ सर्विसेज, देखो हेल्थ सर्विसेज एक कुछ समय के लिए वोलेटाइल हुई। वो पिछले 100 सालों में ऐसा है क्या कि आज डॉक्टर बोल रहा है 500 मांग रहा हूँ, कल बोलेगा 100 ही दे देना, परसों बोलेगा 1200 लूंगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, कुछ समय के लिए कोरोना में लूटा पट्टी चालू हुई थी जो कि अब कंट्रोल हो गई है वापस, है ना। ये समझ में आ गया। सीपीआई क्या होता है? सीपीआई मतलब जब इन्फ्लेशन हम कंज्यूमर लेवल पे नापना स्टार्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कितने आइटम्स हैं, 299। उसको कितनी कैटेगरीज में बांटा, 6 कैटेगरी में। 6 कैटेगरी में भी अगेन फिर अपने को मेजर करना था हेडलाइन, कोर और फूड पे। इजी था, मेजर कर लोगे तुम लोग सब। उसका ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड के अपने को आंकड़े कहाँ से पता चलते हैं, इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश करता है। बोले देखो कितने आइटम्स थे टोटल, 6 कैटेगरी में बांटा था। तो देखो 6 कैटेगरी गिने अपन, बड़ा आसान है यहाँ पे गिनना। फूड एंड बेवरेजेस, पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट और मिसलेनियस, है ना। फिर उनकी सब कैटेगरी दिखाई दे रही। बोले फूड एंड बेवरेजेस में क्या था, सीरियल प्रोडक्ट, मीट एंड फिश, एग, मिल्क प्रोडक्ट्स, ऑयल एंड फैट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, शुगर एंड ये वो फलाना डिमका, वो सब देख लेना। सबसे पहले देखो कि क्या फूड एंड बेवरेजेस जो पहला कंपोनेंट है इसका वेटेज भी 45% था। बोल सकते हैं इसमें इन्फ्लेशन बढ़ा है क्या? हाँ, 4.2 से कितना परसेंट हो गया, 7, मतलब अराउंड दुगना होने की कोशिश कर रहा है। 8 हो जाता तो बोल देते दुगना हो गया। सो बोले क्यों बढ़ा, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ सीरियल्स एंड प्रोडक्ट्स। बोले क्यों बढ़ गया इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन क्यों बढ़ गया? क्योंकि सीरियल्स की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। क्या हो गई थी, कमी हो गई थी, शॉर्टेज हो गई थी। क्यों हो गई थी? बोले अभी थोड़ी देर पहले देखा मॉनसून कैसा था, एरेटिक। सो सीरियल्स मतलब बोले जो मोटा अनाज है उसकी क्या हो गई, कमी हो गई, जिसके कारण महंगाई बढ़ गई। फिर यहां पर दिख रहा मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट्स की पहले इन्फ्लेशन कितना था, 2.8%। 2.8 से सीधे 6.8, मतलब 2.5 गुना 3 गुना चला गया। सो बोले मिल्क इतना महंगा क्यों हो गया कि बोले जो फीड कॉस्ट रहती थी ना, बोले जो पशुओं को अपन चारा वारा कुट्टी वुट्टी खिलाते थे वो क्या हो गई है, बहुत महंगी हो गई है। तो जिसके कारण अब पशु महंगा चारा खाएगा तो दूध भी क्या होगा, महंगा बिकने वाला है। बोल सकते हैं वेजिटेबल्स की प्राइसेस तो नेगेटिव में चली गई थी क्योंकि कोरोना के समय लोग वेजिटेबल्स इतना खरीद रहे थे। क्या बोले अभी सिर्फ दाल बनाओ, चावल बनाओ, रोटी बनाओ, सब्जी वब्जी हरी सब्जियां वो सब बाद में खाएंगे क्योंकि पैसे की कमी थी। तो बोले वहां तो नेगेटिव इन्फ्लेशन था। तो बोले -7% से +7.6%, मतलब अराउंड 14% इंक्रीज हुआ, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। क्यों? स्पेशली टोमेटो शॉर्टेजेस। इस बार क्या हुआ, बोले टमाटर की क्या हो गई, कमी हो गई। टमाटर की कमी होगी तो टमाटर बहुत महंगे हो जाएंगे, 100 150 रुपए किलो अभी थोड़े समय पहले तक बिकते रहे। सो बोले उसका इंपैक्ट यहाँ पर इन्फ्लेशन पे दिखाई दे रहा है, समझ गए। बोले स्पाइसेस, मसाले क्यों महंगे हो गए, 5.3 से 14.9, 3 गुना महंगे हो गए मसाले। क्यों? क्योंकि बोले मसालों की भी क्या थी, शॉर्टेज। और वो शॉर्टेज कैसी है, बोले सीजनल, मतलब घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि वैसे भी ये कौन सा कंपोनेंट है, वोलाटाइल। और वोलाटाइल में आरबीआई घबराता है, बोले हो जाएगा, सीरियल्स की कमी है पूरी हो जाएगी, फीड कॉस्ट बढ़ गई है, चारा फिर पैदा हो जाएगा, मसाले वसाले खाना छोड़ दो, सात्विक भोजन करो, काम खत्म, समझ गए। दूसरा क्या है यहां पर, पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट, इनकी तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन कम हो गया क्योंकि देखो कोरोना के समय में लोगों ने बहुत दारू पी। अब मैं बता रहा हूं कारण क्या था। एक तो बेरोजगार, घर पे बैठे, कोई काम धंधा नहीं। कोरोना के समय में स्पेशली एमपी में और इंदौर में बता रहा हूं, 8-9 बजे सारी इंपॉर्टेंट शॉप्स भी क्लोज करवा देते थे। बोले मेडिकल की दुकानें भी बंद कर दो, लेकिन दारू की दुकानें 11:30-12 बजे तक ओपन रखवाते थे क्योंकि गवर्नमेंट को उससे क्या मिलता है, रेवेन्यू। सो गवर्नमेंट प्रमोट सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज। सो कोरोना में खूब दारू पी घर में रहकर तो इन्फ्लेशन ज्यादा था। अब चूंकि काम धंधा चालू हो गया, बॉस भगा देता, बोले दारू पी के आता, बात आती है, तो अब उसने दारू पीना कम कर दी तो इन्फ्लेशन वापस क्या हो गया है, अंडर कंट्रोल। समझ में आ रहा है। सो कोरोना के समय ज्यादा दारू लगी लोगों को क्योंकि घर पे बैठे हुए थे और अब नॉर्मल हो गई। हाँ, सैनिटाइजर पी के भी कई तो मर गए, समझ रहे हो, जिनको मार्केट में नहीं मिली, इसलिए भी गवर्नमेंट ने दुकानें खुलाई। बोले दुकानें खुलाओ नहीं तो सैनिटाइजर का अल्कोहल पी लेंगे। आगे देखो, इन सब में इन्फ्लेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला मैंने किसको मार्क किया हुआ है, दैट इज हेल्थ। हेल्थ में इन्फ्लेशन क्या हुआ, कम हुआ। ऐसा क्यों? कोरोना के समय बहुत ज्यादा डिमांड थी दवाइयों की, ये वो फलाना डिमका, लेकिन अगले साल क्या है, अब इतनी डिमांड बचेगी क्या, नहीं। तो बोले इन्फ्लेशन क्या हो गया, कम हो गया। पहले डिमांड बहुत ज्यादा थी, अब डिमांड कम हो गई है। सो लिख सकते हैं डिमांड इज बैक टू नॉर्मल, नॉर्मल डिमांड हो गई। पहले बहुत ज्यादा थी, अब इट इज नॉर्मल। एजुकेशन में कितना इन्फ्लेशन था कोरोना के समय, 3%, और अब कितना है 5.2%, मतलब अराउंड दुगना होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोरोना के समय
ऑफलाइन सेंटर्स बंद थे, ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई। बोले ऑनलाइन क्लासेस आर वेरी इजी, बोले फ्री में भी प्रोवाइड की जा सकती हैं, तो बहुत सस्ता हो गया था एजुकेशन। वापस ऑफलाइन खुले, वापस किराए भाड़े चालू हुए, तो वापस एजुकेशन की प्राइसेस क्या हो गई, बैक टू नॉर्मल बोल सकते हैं। तो जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ गया, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के कंपैरिजन में ऑफलाइन क्लासेस कैसी होती हैं, महंगी होती हैं। तो उसमें इन्फ्लेशन दिख रहा है। पोस्ट कोविड मतलब कोरोना के बाद ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई एंड इट इज अगेन बैक टू नॉर्मल सिचुएशन। समझ में आ गया। अब बोले टोटल अगर ट्रेंड देखा जाए सीपीआई का 3 जगह मेजर करते हैं, हेडलाइन, कोर और फूड। सो बोले देखा जाए तो क्या हुआ ओवरऑल, देखो ट्रेंड 5.5 से 6.8, 6 से 6.1, 3.8 से 7%। इसका मतलब सीपीआई इन्फ्लेशन तीनों जगह क्या है, बढ़ा है, बोल सकते हैं इंक्रीज हुआ है। सो इट हैज इंक्रीज, सो सीपीआई हैज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। अच्छा डब्ल्यूपीआई का ट्रेंड क्या था, डिक्रीजिंग ट्रेंड, उसमें तीनों डिक्रीज कर रहे थे और यहां पर तीनों इंक्रीज कर रहे हैं, बोल सकते हैं। अगर अपन सिंपल एक ग्राफ प्लॉट करें डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का, किसका ग्राफ प्लॉट करें, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का। ये ग्राफ किसका है, डब्ल्यूपीआई का है, सीपीआई का, डब्ल्यूपीआई बिकॉज डब्ल्यूपीआई हैज डिक्रीजिंग ट्रेंड। ये ग्राफ किसका है, सीपीआई का, बिकॉज सीपीआई हैज इंक्रीजिंग ट्रेंड। सो इनके बीच का जो गैप है, नाउ द गैप इज रिड्यूसिंग और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस ग्राफ विल मीट। यहां पर दिख रहा है कि डब्ल्यूपीआई बहुत ज्यादा था, सीपीआई बहुत कम था, बट नाउ डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बीच का जो गैप है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं कि व्हाट अबाउट द गैप और द ट्रेंड बिटवीन सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। सो आप क्या बोलोगे, द गैप इज रिड्यूसिंग। ये मोटा मोटा तो याद कर पाओगे ना, हाँ इजी था ये। तो यहाँ पर लिखा हुआ मैंने गैप इज कमिंग डाउन, डब्ल्यूपीआई नीचे आ रहा है, सीपीआई ऊपर जा रहा है। अच्छा डब्ल्यूपीआई में कौन नीचे आ रहा है, हेडलाइन, कोर या फूड, तीनों नीचे आ रहे हैं। सीपीआई में कौन ऊपर जा रहा है, तीनों ऊपर जा रहे हैं। सो नाउ डब्ल्यूपीआई इज कमिंग डाउन एंड सीपीआई इज इंक्रीजिंग एंड द गैप इज कमिंग डाउन। इजी था ये। अब बोले महंगाई तो आ गई है ना, तो बोले गवर्नमेंट क्या कर रही है, हाथ पे हाथ धरे बैठेगी क्या, नहीं, गवर्नमेंट और आरबीआई को कुछ ना कुछ स्टेप्स लेना पड़ेंगे। सो बोले स्टेप्स कहाँ लेंगे, जहां पर महंगाई बढ़ रही है, बोल सकते हैं। बोले दारू की दुकानों में महंगाई घट रही है, तो बोले वहां पे कुछ करने की जरूरत है क्या, बोले ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बोले थोड़े दिन में लोग वापस दारू पीना स्टार्ट कर देंगे, बोले वहां पे कुछ मत करो। लेकिन जहां पर ज्यादा इन्फ्लेशन दिखाई दे रहा है, जहां पर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड ज्यादा है, वहां पर कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। हाँ तो बोले सबसे ज्यादा फूड इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा था, बिकॉज ऑफ सीरियल, सीरियल्स के प्राइसेस बढ़ गए थे। अगर सीरियल्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं, सीरियल मतलब अनाज, मोटा अनाज जैसे गेहूं, चावल है ना, फिर सोयाबीन वगैरह, और क्या हो सकता है, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब क्या है, बोले सीरियल्स, मोटा अनाज। बोले इनके प्राइस बढ़ रहे हैं। अगर प्राइस बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट सबसे पहले क्या मेक श्योर करेगी कि वो सारी चीजें भारत में अवेलेबल हो। क्यों बोले प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि बोले विदेशी लोग इनको और अच्छा प्राइस दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, एक्सपोर्ट। सो गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे पहले तो एक्सपोर्ट को डिस्करेज करेगी। कैसे करेगी, बोले व्हीट पहले बाहर जा रहा था, तो बोले अब से उस पर क्या लगा दिया है, बैन। बोले अब आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते उसको। अगर एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो अब व्हीट बाहर जाएगा क्या, नहीं, तो व्हीट की सप्लाई भारत में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अगर सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ज्योति को समझ में आ रहा है सारी चीजें। हाँ राइस, बोले राइस भी क्या होता है, बोले बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। राइस भी दो टाइप के होते हैं, बासमती और नॉन बासमती। तो बोले बासमती की प्राइसेस काफी हाई रहती, वॉल्यूम कम रहता, लेकिन पैसा ज्यादा लेके आता। सो बोले राइस भी क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। सो बोले राइस पे क्या बढ़ा दो, बोलो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दो, बोले उस पर 20% अब महंगा कर दो। बोले क्यों, उस पर प्राइस बढ़ा दो। अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे तो अब लोग क्या करेंगे, कम एक्सपोर्ट करेंगे और भारत में उसको ज्यादा बेचने की कोशिश करेंगे। सो इससे हमने क्या किया, व्हीट और राइस की अवेबिलिटी को इंडिया में बढ़ाया। अवेबिलिटी को बढ़ाया तो बोले किसको बढ़ाया, सप्लाई को बढ़ाया। अगर किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ती है, वो ज्यादा मार्केट में आ जाती है, तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर प्राइस कम हो जाता है तो इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल, बोल सकते हैं। सो यहां पर गवर्नमेंट ने सीरियल के साथ क्या स्टेप लिया वो आप लोगों ने समझ लिया। पल्सेस, बोले दालें बहुत महंगी हो गई हैं, 150 रुपए किलो आज भी चल रही हैं। बोले गवर्नमेंट क्या कर रही है, सो बोले गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंक्रीज द सप्लाई। बोले अब गवर्नमेंट किसकी कोशिश कर रही है, सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बोले सप्लाई कैसे बढ़ेगी, बोले दालों की कीमत अचानक से 70-80 से 150 चली गई, बहुत महंगी हो गई। आम आदमी कैसे खाएगा, तो बोले आम आदमी को जरूरत नहीं है खाने की, बोले आप लोग ये सब खाओ, 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए किलो के जो अनाज राशन शॉप्स में मिल रहे हैं। बट बोले फिर भी पल्सेस की कीमतों को कम तो करना पड़ेगा। तो बोले कम कैसे करो, सो गवर्नमेंट ने खुद ने खरीदना शुरू किया और बफर स्टॉक में क्या किया, उनको स्टोर करना शुरू किया। और बफर स्टॉक के थ्रू मार्केट में उसको क्या करा, उतार दिया दालों को। मतलब उन्होंने सप्लाई को क्या करा, बढ़ा दिया। धीरे धीरे मार्केट में रिलीज करेंगे, मार्केट में धीरे धीरे रिलीज करेगी गवर्नमेंट अगर दालों को खरीद के सब्सिडाइज रेट में, तो उसकी सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। और सप्लाई बढ़ेगी तो फिर प्राइस कम होंगे, प्राइस कम होंगे तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा।
ध्यान रहेगा, इसको क्या बोला जाता है, इस पूरी स्टेप को कैलिब्रेटेड रिलीज। बोले नाप तोल के खरीदा और फिर धीरे 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 उसको दाल को कहां पहुंचा दिया, मार्केट में। अच्छा दूसरी चीज और भी करी, कई बार ऐसा होता है किसी चीज की कीमत इसलिए बढ़ जाती है कि बोले क्या हो रहा है, बोले सारी चीजें किसी ने स्टॉक कर ली, ऐसा होता है ना। बोले ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत कोरोना में इतनी क्यों बढ़ गई थी, क्योंकि जिनको जरूरत नहीं थी उन लोगों ने भी डर से खरीद के रख लिए थे, तो मार्केट में बचे ही नहीं, वो उनकी सप्लाई बहुत कम हो गई तो प्राइसेस बहुत बढ़ गए। तो कई बार क्या होते हैं, ऐसे मुनीम वगैरह होते हैं जो क्या करते हैं, चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं। बोले उनको लगा अच्छा बोले ये शेयर बोले बढ़ने वाला है, इसको खरीद के रख लो ताकि क्या हो, इसकी सप्लाई को कम कर दो तो इसके प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो कई लोग क्या बोलते हैं, दाल बोले लग रहा है शायद कीमत बढ़ेगी, बोले पूरी दाल उठा लो मार्केट से और ला के घर में रख दो। अगर पूरी दाल मार्केट से उठा लाया आप, तो अब मार्केट में दाल बची तो लोग बोलेंगे दाल दाल दाल, कहाँ है दाल, बोले तो बोले दाल की कीमतें बढ़ गई, अब बोले अब दाल 50 रुपए में नहीं मिलेगी, अब 150 रुपए में। और फिर वो धीरे धीरे अपने स्टॉक को क्या करेगा, क्लियर करेगा और क्या करेगा, मुनाफाखोरी करेगा। सो ऐसे लोगों पे भी क्या करना पड़ेगा, छापामारी करना पड़ेगी। प्लस इंपोर्ट ड्यूटी को घटा दो, दाल भारत में महंगी हो गई है, बोले अफ्रीका से बुलवाओ ना यार। बोले अफ्रीका से बुलवाने में क्या दिक्कत है, तो बोले गवर्नमेंट टैक्स बहुत मारती है अफ्रीका की दालों पे। सो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अब से इंपोर्ट ड्यूटी को हम कम करते हैं, बोले अफ्रीका से दालें बुलवाओ ताकि दाल की सप्लाई बढ़ जाएगी और सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसके प्राइस कम हो जाएंगे और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एडिबल ऑयल, बोले ऑयल क्यों है महंगा, तो बोले ऑयल में क्या है, सबसे पहले तो स्टॉक लिमिट। बोले ऑयल को भी लोग क्या कर रहे हैं, घर में टंकियों में भर रहे हैं। बोले ऊपर पानी की टंकी में पानी नहीं है, क्या भर दिया उनने, ऑयल, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, शॉर्टेज क्रिएट कर रहे हैं, आर्टिफिशियल शॉर्टेज। सो बोले अब से गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर इतने से ज्यादा आपने ऑयल को स्टोर करा तो हम क्या कर देंगे, रेड कर देंगे। तो बोले सबसे पहले क्या करो, स्टॉक लिमिट लगा दो कि कोई ऑयल को स्टॉक नहीं करेगा। सोया मिल्स, सोया मिल्स में बोले सोयाबीन की कीमतें बहुत बढ़ रही थी क्योंकि सोयाबीन का तेल खाते हैं अपन लोग, तो बोले सोयाबीन को कहाँ ले आओ, असेंशियल कमोडिटीज में। असेंशियल कमोडिटीज मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है अब ये, बोले इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है अब अपने को, समझ में आ रहा है। सो सोयाबीन को तो कहाँ लेके आ गए, असेंशियल कमोडिटीज एक्ट में। जो भी चीज असेंशियल कमोडिटीज में आ जाती है गवर्नमेंट उसमें डायरेक्ट इंटरफेयर करती है। तो सोयाबीन की जो मिल थी, जो मिल्स थी जो उनको प्रोड्यूस करती थी, उनको कहाँ ले आए, असेंशियल कमोडिटीज में ले आए। तो देखा आपने सीरियल्स, पल्सेस और एडिबल ऑयल, इनके प्राइसेस को गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने के लिए क्या किया, बड़े आसान स्टेप्स ले लिए। प्राइसेस कंट्रोल हुए क्या, इकोनॉमिक सर्वे हमेशा बोलता है कि यस गवर्नमेंट ने जो किया बहुत अच्छा किया, प्रजा सुखी राम राज्य, पर ऐसा है नहीं। चलो आगे देखते हैं। अब जो अपन ने CPI देखा, WPI देखा, उसको दो जगह मेजर करते हैं। देखो CPI में जो प्रोडक्ट्स थे, कौन से बोले, कौन सी कैटेगरीज थी, 6 कैटेगरीज बोल सकते हैं, ये वाली कैटेगरीज थी। बोले ये कैटेगरीज दो जगह हो सकती हैं, या तो ये रूरल एरियाज में हो सकती हैं, अर्बन एरियाज में हो सकती है। बोल सकते हैं रूरल एरिया में इन्फ्लेशनरी ट्रेंड अलग हो सकता है, अर्बन एरिया में अलग हो सकता है, क्योंकि लोगों की डिमांड अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं हाउसिंग, हाउसिंग में बोले क्या आता है, रेंट। अर्बन एरिया में शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका वेटेज कितना है, 10%। रूरल एरिया में बोले कोई रहता है क्या किराए पे, सबके पास अपने मकान है। सो हो सकता है रूरल एरियाज में इसको कितना वेटेज दिया हो, 0%, और अर्बन एरियाज में हो सकता है इसको कितना वेट दिया हो, 20%, लेकिन उनका एवरेज हमने कितना निकाल दिया, 10%। समझ में आ रहा है। सो लोगों की अलग अलग जगह अलग अलग डिमांड होती है, इसलिए इन्फ्लेशन को भी CPI को रूरल पे भी मेजर करते हैं और अर्बन पे भी मेजर करते हैं। पान तंबाकू, बोले गांव वाले ज्यादा खाते हैं, बोले क्या है, बोले दिन भर खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसके बाद कोई काम धंधा बचता है, बोले दिन भर तंबाकू चबाते हैं। शहर वाले थोड़े ऑफिस में बॉस भगा देते हैं तो वो बोले डरते हैं, थोड़ा कम पीते हैं। बोल सकते हैं क्लोथिंग एंड फुटवेयर, गांव वाले बोले कुर्ता पजामा डाला, जूते पहने, चले गए खेत में। अर्बन वाले बोले जीन्स होना, ये होना, टॉप होना, फलाना ढिमका, मेकअप करते हैं, है ना। तो ये सब क्या हुआ, क्लोथिंग एंड फुटवेयर पे अर्बन वाले ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। मेरा मतलब ये है कि मैं बताना चाहता हूं कि रूरल और अर्बन एरियाज में लोगों की डिमांड्स अलग हैं, डिमांड्स अलग होने के कारण उनका पैसा खर्च करने का तरीका अलग है, जिसके कारण इन्फ्लेशनरी ट्रेंड भी अलग अलग दिखाई देता है। फूड पे अगर मैं बात करूं तो फूड पे कौन बताएगा, रूरल वाले ज्यादा खर्चा करते हैं, अर्बन वाले, रूरल वाले करते हैं। क्यों करते हैं रूरल वाले, ये भी बता दो। बिल्कुल, देखो आपकी इनकम का ये जो परसेंट दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है कि आप अपनी इनकम का कितना परसेंट कहां खर्च करते हो। बोले फूड पे कितना खर्च करते हो, 100 रुपए अगर आपकी इनकम है टोटल, तो उसमें से आप 45.86 रुपीज कहां खर्च कर देते हो, फूड पे। गांव वाले की इनकम कम है तो उसका ज्यादातर पैसा किसमें चले जाता है, फूड में। बोले शहर वाले की सैलरी कितनी है, 1 लाख रुपए, बोले कितने का खाना खाता है, बोले 4000 की मैस लगा ली उसने। सो उसकी सैलरी का कितना परसेंट गया, 4%। बोले लेकिन गांव वाले की इनकम, आप देखना
गांव वाला 4,000 का खाना नहीं खा रहा, गांव वाला कितने का खाना खा रहा है? केवल 1,000। बोले लेकिन उसकी सैलरी कितनी है? 2,000 रुपए, और कितने रुपए लगा रहा है फूड में? 1,000। मतलब उसकी सैलरी का 50% वो किस में खर्च कर दे रहा है? फूड में। पैसा ज्यादा खर्च नहीं कर रहा है, लेकिन परसेंट के टर्म्स में उसकी सैलरी का एक बड़ा अमाउंट वो कहां डाल दे रहा है? फूड में डाल दे रहा है। समझ में आया? सो गांव वालों का और शहर वालों का, दोनों के लोगों का जो पैसा खर्च करने का पैटर्न है वो कैसा है? अलग अलग है। पैटर्न अलग अलग है तो फिर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड भी अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। अब ये देखो यहां पर दिया हुआ है ट्रेंड। ट्रेंड देखोगे बड़े आसान है। ये किसका ट्रेंड दिया हुआ है? सीपीआई रूरल का। और ये किसका दिया हुआ है? सीपीआई अर्बन। बोले कहां अर्बन इन्फ्लेशन ज्यादा है, कहां रूरल इन्फ्लेशन? बोले अगर पूरे भारत में देखा जाए तो रूरल इन्फ्लेशन कहां ज्यादा है? जहां रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां इलिटरेसी ज्यादा है, जहां बोले क्या अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। बोले एमपी अपना टॉप पे है, दिख रहा है एमपी बिल्कुल। रूरल इन्फ्लेशन बोले सारे लोग ज्यादातर कैसे हैं? बोले शहरीकरण ज्यादा हुआ नहीं, गांव के लोग ज्यादा हैं, बोले इलिटरेट हैं, ये वो पढ़े लिखे, जितने बेढंगी चीजें हैं वो सब यहाँ डाल दो। सो बोले एमपी अपना नंबर 1 है ना। एमपी के साथ बोले ममता बनर्जी भी साथ हैं अपने 2 नंबर पे। ये कौन सा? बोले तेलंगाना। बोले ये भी साथ में। ये कौन है? बोले हरियाणा। अभी ध्यान से देखोगे सो दे आर मोस्टली बीजेपी रूल्ड स्टेट्स, और ये सब क्या है? एकदम इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स में, पिछड़ेपन में सबसे आगे हैं। और ऐसा नहीं है डबल इंजन की सरकार यहाँ 15 साल से चल रही है, वो भी ध्यान रखना है। लेकिन कुछ जगह देखोगे, ये कौन सा स्टेट है? कर्नाटक। बोले बिल्कुल एकदम लाइट कलर में दिख रहा है। गुजरात इतना नहीं है। ये कौन सा है? हिमाचल। बोले बढ़िया बढ़िया दिख रहा है। समझ गए? ये क्या है? अर्बन इन्फ्लेशन। बोले अर्बन इन्फ्लेशन देखो, हमारे यहाँ पर अर्बन इन्फ्लेशन दिखाई देगा क्या? जब अर्बन लोग ही नहीं है तो अर्बन इन्फ्लेशन कहां से दिखाई देगा? तो यहां पर हम लाइट चमक रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हमने बहुत अच्छे काम किए, इसका मतलब हमारे यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मोर पीपल आर रूरल एरियाज में बिलोंग करते। तो ये अपना एमपी यहाँ पर अच्छा इसलिए नहीं दिख रहा है कि अच्छा है, ये अच्छा इसलिए दिख रहा है कि यहाँ पे वो लोग ही नहीं है। सो बोले अर्बन इन्फ्लेशन कहाँ दिखाई देगा? जहां पर अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा रहती है। तो बोले ये क्या है? महाराष्ट्र। ये क्या है? बोले तेलंगाना। ये कौन है? आंध्र प्रदेश। ये कौन है? जम्मू कश्मीर। ये कौन है? हरियाणा। दिल्ली में नहीं है लेकिन अर्बन इन्फ्लेशन दिख रहा है। जरूरी नहीं है हर जगह हो, पर ये दिख रहा है। ये मैंने बताया कि ये स्टेट्स डोमिनेट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ सीपीआई इन्फ्लेशन। बोले अगर सीपीआई को निकालते तो रूरल और अर्बन को मिक्स कर देते हैं। सो बोले रूरल इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा हुआ है? बिकॉज ऑफ मध्य प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, हरियाणा। अर्बन इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा हुआ है? बिकॉज ऑफ महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दिख रहे हैं कुछ, है ना। तो ये समझ रहे हो कि ट्रेंड क्यों बढ़ा हुआ है? बिकॉज ऑफ फ्यू स्टेट्स। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो पूरे ट्रेंड को बिगाड़ दे रहे हैं। बोले भारत की आबादी कितनी है? बहुत हाई है। बोले किसके कारण? बोले बिहार और उत्तर प्रदेश। बोले सुधरने की कोशिश कर रहे हैं? बोले हाँ। बोले सिक्किम सुधरने की कोशिश कर रहा है, पर बोले सिक्किम की आबादी कितनी है? 5 लाख। वो सुधर के क्या करेगा? अगर वो बिगड़ भी गया 5 से कितना हो जाएगा? 5,10,000 हो जाएगा, 5,20,000 हो जाएगा। अरे जितनी सिक्किम की पॉपुलेशन है उतने तो यूपी में रोज बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं। बोल सकते हैं हाँ। क्यों? क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन कितनी है? बोले 30 करोड़। बिहार की कितनी है? 40-45 करोड़। तो ये क्या है? जब तक ये नहीं सुधरेंगे, उनके सुधरने से कुछ होगा क्या? नहीं होगा। तो समझ में आ गया। सो जब तक हमारे यहाँ पर ये एमपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इनकी पॉपुलेशन भी हाई है, स्पेशली रूरल पॉपुलेशन, तो जब तक ये नहीं सुधरेंगे, जब तक इन्फ्लेशन कम होगा नहीं होगा। हमारे यहाँ पे रूरल इन्फ्लेशन और भी कारणों से कि गवर्नमेंट बहुत हाई टैक्स लगाती है। सीपीआई इंक्लूड सर्विसेज ऑल्सो। सर्विसेज में बोले ट्रांसपोर्टेशन भी आता है, फ्यूल एंड पावर भी आता है। सो एक तो हमारा एमपी बीचों बीच बैठा हुआ है, कोई समुद्री सीमा है नहीं, ऊपर से ऑयल प्राइसेस सबसे हाई है हमारे यहाँ पे। सबसे ज्यादा टैक्स कौन लेती है? एमपी सरकार। क्यों? क्योंकि बोले 100 रुपए के ऊपर है पेट्रोल डीजल। बोल सकते हैं, बाकी जगह ऐसा नहीं है। दिल्ली में इन्फ्लेशन कम क्यों है? दिल्ली में इन्फ्लेशन कम क्यों है? बताओ जल्दी। दिल्ली में इन्फ्लेशन कम इसलिए है कि एक तो दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे फ्राइट कॉरिडोर्स बने हुए हैं, फ्यूल के प्राइसेस बहुत कम है। दिल्ली में बोले सीएनजी कितने में मिलती है? 48 रुपीज़ के जी। कितने में मिलती है? 48। बोले एमपी में कितनी मिलती है? 90 रुपीज़ के जी। बोले डबल है डायरेक्ट। समझ रहे हो? डबल का मतलब समझते हो? किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आती है? बोले दिल्ली में बोले डीजल कितना है? बोले 75 से 80 के बीच में। एमपी में कितना है? 100 रुपये के बीच में। डिफरेंस समझ रहे हो? एमपी वैसे ही गरीब है, ऊपर से टैक्स इतना लाद के रखा हुआ है, तभी तो लाडली बहना योजना चलेगी। जब तक तुम लोगों की जेबें नहीं कटेंगी, जब तक लाडली बहनों को पैसा कहाँ से मिलेगा? समझ गए तुम लोग? सो ये सारी चीज़ें होती हैं। वैसे वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली भी एमपी बनने वाला है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी आजकल यही सब चल रहा है, ये फ्री में लो, वो फ्री में लो, बोले बस में फ्री में जाओ, सब करवा रहे हैं।
मेट्रो बोले महिलाओं के लिए फ्री कर दी और बोले आदमी की 10 रुपए की टिकट 40 रुपए की कर दी। उसने बेचारे ने क्या बिगाड़ा है, बट छोड़ो उसको, वो दिल्ली का आदमी है, सह लेगा। अब अपन देखते हैं कि ट्रेंड क्या रहा इन्फ्लेशन का। बड़ा आसान है, 6 कैटेगरीज थी, रूरल में अलग ट्रेंड रहेगा और अर्बन में अलग। अभी तक हमने जो बॉक्स देखा उसमें दोनों रूरल अर्बन क्या थे, मिक्स थे। बोले फूड एंड बेवरेजेस को कितना वेट दिया था, 45%। तो पर देखा जाए तो रूरल वाले फूड पे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और अर्बन वाले फूड पे कम पैसा खर्च करते हैं। सो बोले रूरल वाले कितना पैसा खर्च करते हैं, अपनी 100 रुपए की इनकम का 54 रुपीज कहां लगा देते हैं, फूड में, और अर्बन वाले सिर्फ कितना लगाते हैं, 36 रुपीज। और इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा, अराउंड 45। यही तो देखा हमने। अब बोले पान तंबाकू, बोले कौन ज्यादा खाता है, तो बोले रूरल वालों की इनकम अगर 100 रुपए तो 3 रुपए किस पे खर्च कर देते हैं, बीड़ी सिगरेट ये वो पी लेते हैं। और रूरल वाले अर्बन वाले सिर्फ कितनी पीते हैं, 1.36 रुपीज। बोले बहुत कम, 1.25 रुपए ही खर्च करते हैं इनकम का। क्लोथिंग, गांव वालों को देखना, क्लोथिंग पे ऐसा नहीं कि ये पैसा ज्यादा खर्च करते हैं, चूंकि इनकी इनकम कम है तो अगर ये 500 रुपए के भी कुर्ता पजामा लाएंगे तो बोले इनकम ही 2000 थी, बोले 25% तो सीधा कहां चला गया, कपड़ों में ही चला गया। तो इनकी इनकम कम है इसलिए परसेंटेज ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में बात करें तो कौन ज्यादा पैसा खर्च करता, अर्बन, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में क्या दिखाई दे रहा है, कम। हाउसिंग, बोले रूरल वाले रेंट पे कितना पैसा खर्च करते हैं, कुछ नहीं, तो बोले कितना, 0%। अर्बन वाले कितना खर्च करते हैं, 21.6। बोले दोनों का एवरेज निकालो तो कितना आ जाता है, 10%। यही देखा था ना हमने। फ्यूल एंड लाइट, बोले रूरल वाले 27, अर्बन वाले 29। समझ में आ गया। मिसलेनियस सर्विसेज, उसका कोई नंबर नहीं दिया हुआ है। फ्यूल सॉरी फूड एंड बिवरेजेस में से हम लोग किस पे मेजर करते हैं इसको, फूड पे। सो बोले अगर सिर्फ फूड की बात करें, बेवरेजेस को हटा दें, तो रूरल वाले कितने रुपए खर्च करते हैं, 47, और अर्बन वाले 29। इजी था, ये सब चीजें इजी थी। अब एक बार ये नंबर को देखोगे, ड्यूरिंग कोविड क्या हुआ, बोले कोरोना के समय किस में ज्यादा महंगाई रही, अर्बन में या रूरल में, तो बोले अर्बन में। क्यों, बोले अर्बन में कोरोना ने ज्यादा हिट किया, बोल सकते हैं रूरल में कम हिट हुआ। बिल्कुल। सो 2022-23 में इन्फ्लेशनरी ट्रेंड क्या हुआ, देखो 22-23 में अब कोरोना चला गया तो जल्दी कौन रिकवर हो गया, अर्बन एरिया। सो बोले अब ट्रेंड रिवर्स हो गया, पहले 2022-23 के पहले कहां ज्यादा इन्फ्लेशन था, अर्बन एरियाज, और बोले 22-23 के बाद अब कहां ज्यादा इन्फ्लेशन है, रूरल एरिया। बोले क्यों है इन्फ्लेशन, क्योंकि यहां पर फूड प्राइसेस कम तो हो रहा है लेकिन बड़ी धीरे धीरे कम हो रहा है, और अर्बन एरियाज में फूड की सप्लाई स्पीड से बढ़ गई, जिसके कारण वहां पर फूड इन्फ्लेशन के कारण ओवरऑल इन्फ्लेशन क्या हो गया, लो हो गया। ज्यादातर स्टेट्स में रूरल इन्फ्लेशन हाई है कंपेयर टू अर्बन इन्फ्लेशन। अपना एमपी भी यहां पे था, अपन ने थोड़ी देर पहले देखा। 2022-23 में रूरल अर्बन डिफरेंस इन इन्फ्लेशन हैज डिक्रीज। बोले रूरल और अर्बन में जो डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल अर्बन एरियाज में इन्फ्लेशन अलग है, रूरल एरियाज में इन्फ्लेशन अलग है, तो इनके बीच का जो ट्रेंड है, अब वो जो ट्रेंड क्या है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहा है। सो उनके बीच का गैप क्या हो गया है, कम हो गया है। समझ में आ गया। यहाँ पर मैंने कुछ चीजें दी हुई है, हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में बात करिए, रूरल और अर्बन एरियाज की। हेडलाइन इन्फ्लेशन बोले तो क्या, ऑल द 299 आइटम्स आर इंक्लूडेड हियर। सो बोले उसमें देखो सबसे ज्यादा गैप कहाँ दिखाई दे रहा है, रूरल और अर्बन। डॉटेड लाइन किसको बता रही है, रूरल एरियाज को, और कंप्लीट रेड लाइन किसको बता रही है, अर्बन एरिया। सो देखोगे मार्च 2022 में गैप सबसे ज्यादा था, बोल सकते हैं, बट नाउ दिस गैप इज रिड्यूसिंग, बोल सकते हैं। यहां पर देखो फूड इन्फ्लेशन की बात करें रूरल और अर्बन एरियाज में, सो फूड इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा कब था, मार्च 2022 में, बट नाउ अगेन द गैप इज रिड्यूसिंग, बोल सकते हैं, क्योंकि बड़ी स्पीड से कम हो रहा है। देखो अर्बन एरिया में दिख रहा है, देखो कम दोनों जगह हो रहा है, रूरल एरिया में भी फूड इन्फ्लेशन कम हो रहा है और अर्बन में भी, लेकिन अर्बन में दिख रहा है कितनी जल्दी से कम हो रहा है और रूरल में धीरे धीरे कम हो रहा है। समझ गए ना, ये ट्रेंड याद रखोगे तो काम हो जाएगा। रीजन फॉर गैप दिया हुआ है। टाइम कितना हो गया है, चलो इसको और 20 मिनट। किसी को कोई डाउट वगैरह आ रहा है क्या, बोर तो नहीं हो रहे हो ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ पहले तो, समझ में आ रहा है ना। देखो CPI WPI बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं इकोनॉमिक्स के, ये तो पता है ना। जिसको ये समझ में नहीं आए वो बेचारे पूरी जिंदगी यही सोचते रह जाते कि पेपर में क्या CPI WPI हेडलाइन, कोर, फूड, फलाना डिम का यूज़ करते रहते हैं। 2-4 बार शायद इस वीडियो को देखोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर हम देखें कि WPI और CPI के बीच में गैप की बात करें तो गैप मैंने ऑलरेडी बताया था। WPI क्या हो रहा था, तीनों सेक्टर में कम डाउन, CPI क्या हो रहा था, इंक्रीज। इट मीन्स द गैप इज रिड्यूसिंग। ये क्या था, CPI, ये क्या था, WPI। इनके बीच का गैप क्या हो रहा था, कम हो रहा था। सो बोले गैप कम हो रहा था तो क्यों कम हो रहा था,
बोले WPI में तो तीनों ही नीचे आ रहे थे और CPI में तो तीनों ही ऊपर जा रहे थे, लेकिन उसमें से कोई ना कोई फैक्टर तो डोमिनेंट होगा। सो बोले WPI में क्यों नीचे आ रहा था, क्योंकि फूड क्या था, फूड को कम वेटेज था। बोल सकते हैं देखो फूड की कीमतें ज्यादा थी लेकिन वेटेज अलग अलग था। WPI में फूड को कम वेटेज दिया था और CPI में फूड को ज्यादा वेटेज दिया था। सो फूड को कम वेटेज था और WPI में सर्विसेज थी क्या, सर्विसेज थी नहीं, जिसके कारण सही चीजें पता नहीं चल रही थी। लेकिन CPI बास्केट में फूड का वेटेज दिख रहा है कितना ज्यादा है, अराउंड 1.5 टाइम्स देन दैट ऑफ WPI। और सर्विसेज को कितना वेट दिया हुआ है यहाँ पे 28%, और यहाँ पर सर्विसेज को कितना वेट दिया हुआ है 0%, बिकॉज सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड। इसलिए इन दोनों के बीच क्या देखने के लिए मिल रहा है हमको, गैप देखने को मिल रहा है। सो इफ सर्विसेज बिकम कॉस्टली तो CPI क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर सर्विसेज महंगी हो गई तो CPI क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि सर्विसेज महंगी हुई तो एक कंपोनेंट क्या था यहाँ पर, मिसलेनियस, और मिसलेनियस इंक्लूड्स सर्विसेज, और सर्विसेज को कितना वेट दिया था 28.32%। और अगर यहाँ पर सर्विसेज महंगी होती तो उसका WPI पे कोई भी इंपैक्ट आएगा, आंसर इज नो। हाँ, सर्विसेज में यहाँ पर वैसे ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड था, बोल सकते हैं एजुकेशन भी इंक्लूड था, और एजुकेशन हमने देखा था कॉस्टली हो गया था, 3 गुना बढ़ गया था। बोल सकते हैं हम क्यों बढ़ गया था, क्योंकि अब ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट हो चुकी थी, इजी था ये। WPI केम डाउन बिकॉज देयर प्राइसेस केम डाउन। यहाँ पर दिख रहा है WPI क्यों कम आया, बताओ जल्दी से, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम हो गई, आयरन, कॉटन, एल्यूमिनियम हमारे इंपोर्टेड आइटम्स, और इनकी प्राइसेस क्या हो गई, कम हो गई, जिसके कारण WPI कम हो गया। CPI क्यों बढ़ गया, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज महंगी हो गई। सो WPI क्या हो रहा था, नीचे आ रहा था, और CPI कहाँ जा रहा था, ऊपर। अच्छा, ये सिर्फ एक ही ग्राफ दिया हुआ, WPI में तो 3 होना चाहिए। तो ये ग्राफ वैसे किसका दिया होगा, हेडलाइन, कोर या फूड। अगर एक ही ग्राफ है तो बोले हेडलाइन की बात कर रहा है। सो ओवरऑल WPI नीचे आ रहा है और CPI ऊपर जा रहा है। और देखा जाए तो इस पॉइंट पे अब ये क्या कर रहे हैं, नवंबर 2022 में मर्ज कर रहे हैं, बोल सकते हैं। पर बाकी समय इनके बीच में गैप दिख रहा था, कितना ज्यादा था, दिख रहा था, बट नाउ दिस गैप इज कमिंग डाउन, या फिर ये मर्ज कर चुके हैं ऑलरेडी। गैप कम हो रहा है तो मतलब अच्छा है कि अच्छा है या बुरा है, गैप कम होना भी अच्छी बात है। बोले जो चीज WPI मतलब होलसेल लेवल पे जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है वही कंज्यूमर लेवल पे भी हो रहा है, मतलब बढ़िया बात है ये। कोर इन्फ्लेशन की बात करें, कोर मतलब विच इज स्टेबल इन नेचर। कोर कैसे निकालते हैं, हेडलाइन में से फूड और फ्यूल को माइनस कर दो, जो वोलेटाइल चीजें उनको हटा दो। सो बोले WPI में तो हमने देखा था तीनों ही नीचे आ रहे थे, CPI में तीनों ही ऊपर जा रहे थे, तो गैप क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और यहाँ पर तो एटलीस्ट मर्ज भी कर गया। ईजी था। ये सारे ट्रेंड्स कहाँ दिए हुए हैं, इकोनॉमिक सर्वे में। इतना सभी को समझ में आया, इसमें किसी को कोई डाउट, CPI WPI सब चीज़ें समझ में आ गई, बड़ी आसान थी, बोलो। एक बार रिवाइज करवा पाओगे क्या मुझे, यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें दे रखी हैं, CPI और WPI। अभिषेक को समझ में आया, सही बता, हाँ आ रहा है, ठीक है। कहाँ गया वो चार्ट, ये रहा। ये चार्ट से हम एक बार जो भी अभी तक हमने पढ़ा वो सारी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, बड़ा आसान है। हमने क्या देखा, इन्फ्लेशन। बोले इन्फ्लेशन मतलब क्या होती है, महंगाई। बोले महंगाई को 2 लेवल पे मेजर करना है, एक होलसेल लेवल पे और एक कंज्यूमर लेवल पे। होलसेल लेवल पे मेजर करना है तो बोले कितने आइटम लो, 697 ऐसे होलसेल प्राइस के आइटम लो, उनको बक्से में रखो और उनकी कीमत देखो, 2011-12 में देखो और आज के समय देखो, पता चलेगा उनमें कितनी महंगाई है। अगर सारे आइटम्स में महंगाई बढ़ती तो हम बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। बोले यही काम अगर आप 299 आइटम्स को जो कंज्यूमर लेवल पे बिकते हैं, जो मार्केट में बिकते हैं, उन पे अगर आप निकालोगे तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या पता कर रहे हैं, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इंडेक्स मतलब होता है कि वो अपने को बताता है, इंफॉर्मेशन देता है कि ओके ये ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है। बोले ट्रेंड निकालना है तो बोले जो WPI में कितने आइटम थे, 697। बोले इनको 3 कैटेगरी में बांट दो, प्राइमरी, फूड, फ्यूल एंड पावर, सॉरी, एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। बोले तीनों को क्या दे दो, वेटेज दे दो, है ना। वेटेज देके बोले इसको 3 लेवल पे मेजर करना है, हेडलाइन, फूड और कोर। बोले हेडलाइन बोले सारे आइटम्स पे अगर महंगाई है तो उसको यहाँ डालो, सिर्फ फ्यूल पे देखो, फूड पे देखोगे तो उसको फूड में डालो, और कोर मतलब अगर स्टेबल आइटम्स में देखोगे, मतलब हेडलाइन में से वोलाटाइल वालों को हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, कोर आ जाएगा। फिर दूसरा हमने क्या देखा, वी लुक्ड इनटू CPI। यहाँ पर ये CPI दिया हुआ है। CPI में बोले कितने आइटम है बास्केट में, 299 आइटम्स है। बोले अगर उनकी महंगाई देखना है तो 2012 में कितनी कीमत थी उन 299 आइटम्स की, बोले 100 रुपये। बोले आज के समय कितनी कीमत है, 106 रुपये। इसका मतलब वहाँ पर 6% क्या आ गई है, महंगाई आ गई है। बोले इनको कितनी कैटेगरी में बांटना, बोले अगेन 6 कैटेगरी में। बोले वहाँ 3 कैटेगरी में बांटा था, यहाँ कितनी कैटेगरी में बांटना, 6। फूड एंड बेवरेजेस, पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स। फिर तीसरा कौन सा था, क्लोथिंग एंड फुटवेयर। फिर हाउसिंग, हाउसिंग बोले तो रेंट। फिर फ्यूल एंड लाइट और मिसलेनियस, मिसलेनियस बोले तो सर्विसेज।
याद तो हो गया होगा सबको। अब अपन ने बाद में सीपीआई को और डिवाइड किया था बिटवीन रूरल एंड अर्बन और देखा था उनके अलग अलग पैटर्न कैसे दिखते हैं। लेकिन यहां पर ये जो वेट असाइन हुआ है, ये वेट क्या है? इट इज, बोलो, एवरेज ऑफ रूरल एंड अर्बन। ये समझ में आया? यहां पर तो ये क्या था, बोलो जल्दी से, एवरेज था रूरल और अर्बन का। फॉर एग्जांपल अगर मैं रूरल में हाउसिंग की बात करता हूं तो उसको कितना वेट असाइन था? 0। अगर सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में कोई डिफरेंस पूछ ले आपसे तो क्या डिफरेंस बताओगे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई? डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड, सीपीआई में सर्विसेज आर इंक्लूडेड। दूसरा, एवरेज निकालते थे इसमें निकालते हैं। बिल्कुल सैंडी बॉय सही बोल रहा है, फूड को ज्यादा वेटेज दिया हुआ है किसमें? सीपीआई में, और फूड को कम वेटेज दिया हुआ किसमें? डब्ल्यूपीआई में। और क्या बताओगे? रूरल अर्बन में इसमें यहाँ निकालते हैं, यहाँ नहीं। हाँ, इधर रूरल अर्बन भी निकालते हैं, रूरल अर्बन का काम नहीं, बोले तो सीधा वेयर हाउस से माल आता है। और कोई डिफरेंस? हाँ आइटम्स में डिफरेंस, हाँ बिल्कुल, यहां पर कितने आइटम है? 697 आइटम है, और यहां पर सिर्फ कितने आइटम है? 299 आइटम्स है। और क्या बोल सकते हो, यहां पर 6 कैटेगरी है, यहां पे 3 कैटेगरी है। समझ में आ गया? इजी है। ये होलसेल लेवल पे निकलता है, ये कंज्यूमर लेवल पे निकलता है। आसान था। इन्फ्लेशन मतलब समझ में आ गया। अभी इन्फ्लेशन इतनी छोटी सी पिक्चर नहीं है, इसकी बड़ी पिक्चर बाकी है, जो कब करेंगे अपन शुरू? कल। अब ये जो इन्फ्लेशन तो आ गया, गवर्नमेंट ने तो कर लिया, बोले एक्सपोर्ट बैन कर दिया, ये वो फलाना ढिमका तमाशे जितने बताना थे बता दिए, पर उस सबसे इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ क्या? नहीं हुआ। अब आरबीआई के पास कुछ हथियार हैं, उन हथियारों को उपयोग करके आरबीआई किसको टारगेट करता है? इन्फ्लेशन। और आरबीआई इन्फ्लेशन को किस रेंज में रखना चाहता है? 2 to 6%। मतलब आरबीआई चाहता है इन्फ्लेशन किस पे मेंटेन रहे? 4%। लेकिन एग्जैक्ट मेंटेन करना इज डिफिकल्ट, तो उसने एक रेंज बना दिया बिटवीन 2 to 6%। अब आरबीआई के पास कौन से हथियार हैं? आरबीआई के पास तो एक ही हथियार है, वो नोट को छाप सकता है, मतलब मनी सप्लाई को कम ज्यादा कर सकता है। बोल सकते हैं अगर आपके पास मनी सप्लाई ज़्यादा है, आरबीआई ने नोट छाप के बैंक को दी और बैंक ने आपको लोन दे दिया सस्ता, अगर आपके पास पैसा आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? नाउ यू विल डिमांड मोर। अगर आप डिमांड करोगे तो प्राइस क्या होंगी? बढ़ेंगी, और प्राइस बढ़ेंगी तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आएगी। दूसरा तरीका है, आप ज़्यादा ही डिमांड कर रहे हो, आरबीआई ने सोचा अब इसकी जेब खाली करना पड़ेगी, तो आरबीआई क्या करेगा? लोनों को महंगे करवा देगा बैंक से बोल के। लोन महंगे हो गए तो अब आप लोन लोगे क्या? बोले पहले टाटा नैनो खरीदना थी, कितने % पे मिल रहा था इंटरेस्ट? 8%। आरबीआई ने बोला बहुत नैनो बिक रही है, बंद करो ये सब, महंगाई की प्रॉब्लम आ रही है। बैंकों को बोला लोन के इंटरेस्ट रेट क्या कर दो? बढ़ा दो। अब बैंक ने बोला अब 8% नहीं, अब कितने % पे लोन देंगे? 40%। अब कोई बेवकूफ़ी होगा जो 40% के ब्याज पे पैसा उठा के टाटा नैनो खरीद के लाएगा? बोल सकते हैं। सो टाटा नैनो की सप्लाई को कम ज़्यादा कैसे किया उसने? मनी सप्लाई को कंट्रोल करके, है ना। सो आरबीआई के पास बहुत सारे टूल्स हैं। कल हम ये भी देखेंगे कि मनी सप्लाई क्या होता है, मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, पैसा कैसे एग्जिस्टेंस में आया, नोट क्या होते हैं, लीगल टेंडर, फिएट, फिड्यूशरी, नॉन लीगल टेंडर, ये सारे टर्म्स क्या होती हैं, है ना। कॉइन्स कितने टाइप के होते हैं, कॉइन्स को कौन छापता है, क्या होता है, सारी पिक्चर कब देखेंगे? कल। कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का? चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ मनी एंड बैंकिंग। कोशिश तो मैंने करी है कि पूरा अपडेटेड डेटा तुमको यहाँ पर दे दिया इकोनॉमिक सर्वे का। ट्रेंड्स वगैरह में सिर्फ ग्राफ इंपॉर्टेंट रहता है कि ट्रेंड डिक्लाइनिंग है या इंक्रीजिंग है। कर सकते हो, इजी है। सीपीआई डब्ल्यूपीआई समझ तो आया ना? बंद कर दूं? ओके।